तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट है, सीक्रेट्स अनलॉकिंग सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी थ्रू एलिमेंट्स, यानी कि पंच तत्व। तो आज हमारे साथ जो पॉडकास्ट में है हमारे यतिन जोशी, जो राइजिंग वाइब्स के फाउंडर भी हैं। बहुत बहुत नमस्कार। और नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। तो हम लोगों ने पहले भी जो पॉडकास्ट किए थे वो वैदिक न्यूमरोलॉजी एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पे किया था, एंड हम लोगों ने उसमें सीखा था कि न्यूमरोलॉजी के थ्रू एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू प्रिडिक्शंस कैसे निकाली जाती। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है एस्ट्रोलॉजी थ्रू पंच तत्व, कि जो आपके 5 जो तत्व हैं, फायर, वाटर, एयर, स्पेस, अर्थ, तो ये पांचों एलिमेंट्स के एस्ट्रोलॉजिकली, कि एस्ट्रोलॉजी में उसको कैसे देखा जाता है या एस्ट्रोलॉजी की कुंडली में उसका मीनिंग क्या होता है, उससे प्रिडिक्शंस कैसे की जाती है, वो आज का हमारा मेन टॉपिक रहे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन यतिन के बारे में देना चाहता हूँ कि यतिन इस फील्ड में, अकल के फील्ड में कुछ 3 सालों से हैं, एंड इन्होंने बहुत सारे अकल्ट फील्ड्स के जो जो मॉडलिटीज हैं उनमें इन्होंने मास्टरी की है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एंड इसमें बहुत सारे जो अलग अलग टाइप्स के मॉडलिटी रहते हैं उसमें इनकी मास्टरी। और बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं जो इनके पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, तो बहुत एक्यूरेट प्रिडिक्शंस उन्हें दी गई है एंड उनके रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव हैं। ये जो पंच तत्व जो एस्ट्रोलॉजी है, ये आज के टाइम में कोई भी प्लेटफॉर्म पर ना तो सिखाया जाता है ना कोई बताया जाता है, एंड इसके बारे में नॉलेज बहुत ही ज्यादा कम है इंडिया में। इस पर इन्होंने पूरी मास्टरी की हुई है एंड इन पर इनकी बहुत अच्छे से पढ़ाई भी हुई है, एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में बहुत अच्छा हाथ है। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में सीखेंगे कि इनको प्रैक्टिकल जब आपके पास कुंडली आती है तो बेस्ड ऑन तत्वास वो पर्सन का नेचर कैसा रहता है या उसके लाइफ में जो जो इश्यूज है तो वो किस चीज की वजह से, वो हमें उस पर क्लियरिटी देंगे। तो यतिन जी, आपका अकल फील्ड में जो एंट्री हुई है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को। बिल्कुल। सबसे पहले तो सबको नमः शिवाय, सारे व्यूअर्स को प्रणाम। एंड सो यस, अकल्ट फील्ड में मेरी जो एंट्री हुई वो कोइंसिडेंस कहो या एक्सीडेंट कहो, बट उसकी वजह से हुई थी। तो मतलब मैंने और रसिक ने साथ में न्यूमरोलॉजी और ये सब सीखना शुरू किया था। सबसे पहले तो हमने लोशो सीखा, फिर हम वैदिक न्यूमरोलॉजी करे, फिर हमने BNN एस्ट्रोलॉजी भी करी, दोनों ने भी। एंड उसके बाद मिस्टिकल ट्रायंगल, वो भी एक न्यूमरोलॉजी, वो भी हमने की है। अब इसके बाद एस्ट्रोलॉजी का जो दूसरी जो मॉडलिटी, तो वो रसिक ने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी चूज किया, मैंने वैदिक एस्ट्रोलॉजी चूज किया। सो क्योंकि कैसा होता है ना कि जब आपके पास मल्टीपल टूल्स अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल आपके पास एक क्या बोलते हैं मोडालिटीज, मल्टीपल हथियार आपके पास जब अवेलेबल होते हैं ना, तो चीजों के सोल्यूशन बहुत सही तरीके से निकलते हैं। खास करके तब जब कंपैरिजन किए बिना जब आप इन अलग अलग चीजों को आप ब्लेंड कर देते हो, यू गेट एकदम कटिंग एज प्रेडिक्शंस और कटिंग एज रिजल्ट्स आप उसमें लेकर आ सकते हैं। सो जैसा रसिक ने बताया कि ये बिल्कुल सच है कि 5 एलिमेंट जो है, पंच तत्व जो है अपने की, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इनके बारे में एस्ट्रोलॉजी के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी मोडालिटी पे सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, क्योंकि ये नॉलेज ही बहुत बिल्कुल गिने चुने लोगों के पास है। अब इसमें जैसे कोई भी मोडालिटी हो एस्ट्रोलॉजी की, चाहे वो वैदिक हो, BNN हो, KP है, नाड़ी हो, या और भी अन्य कोई मोडालिटी, तो उसमें कोर्स की शुरुआत कैसे होती है कि ये कुंडली है, ये 12 हाउसेस है, ये 12 भाव है, इनके अलग अलग ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये तो जो बिल्कुल नौसिखे होते हैं उनको ये सारी चीजें ऐसे लगता है कि अरे मैं कितना याद करूं। लेकिन अब जैसे आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, कई सारे सीख रहे होंगे, कई सारे ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे ये कहा जाता है कि मेष राशि में रवि उच्च का होता है, तुला राशि में नीच का होता है, या शनि तुला राशि में उच्च का होता है, मेष में नीच का होता है, मंगल मकर राशि में उच्च का होता है। लेकिन अगर आप पूछोगे ना कि ऐसा क्यों, तो इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। वो बोलते नहीं बस ऐसा है तो ऐसा है। या इवन जैसे अभी हम देखते हैं कि 9 ग्रह है एस्ट्रोलॉजी में, है ना, इसमें से वास्तविक रूप से अगर हम लोग देखें तो चंद्र, सूर्य, ये तो ग्रह नहीं है। सूर्य तो एस्ट्रोनॉमिकली अगर देखें, खगोल शास्त्र की दृष्टि से हम लोग देखें तो वो तो एक तारा है। चंद्र जो है पृथ्वी का उपग्रह है। राहु केतु तो फिजिकल बॉडीज ही नहीं है, वो तो मैथमेटिकल पॉइंट्स है, ऑर्बिटल इंटरसेक्शन के पॉइंट्स है वो, है ना। तो इनको ग्रह क्यों बोला जाता है, इनको भी ग्रह कहते हैं। अगर आप ये आप किसी से भी पूछ के देखो ये सवाल कि इनको ग्रह क्यों बोलते हैं, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। कुछ 3 जो एक मोस्टली पाए जाने वाले आंसर है वो ये है कि कोई कहता है कि लाइक कन्वीनियंस के लिए बोला जाता है, कोई कहता है कि बाकी 5 है वो ग्रह है तो इसलिए वो मेजोरिटी ग्रह है तो इनको भी ग्रह बोला जाता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ऐसे जास्ती की मेजोरिटी ऐसे अगर करना होता था तो एस्ट्रोलॉजी पर स्टैंडर्ड कॉमेडी होती थी। बिल्कुल। देखिए अपने पास जैसे कोई भी चीज हो ना, तो मतलब कोई भी चीज ऐसे बिना किसी मतलब के नहीं है। अगर आप शास्त्रीय ग्रंथों में अगर आप देखेंगे ना, यहाँ तक कि जो अपने हिंदू वर्ष के जो महीने हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ये ऐसे क्यों है, तो
उन मंथ्स में पूर्णिमा जो होती है ना, पूर्णिमा की तिथि, उसमें चंद्र जिस नक्षत्र पे होता है ना, उसके आधार पे उसका नाम रखे गए हैं। जैसे अगर वो पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र है, उसके आगे पीछे थोड़ी सी हो रही है, तो वो महीना आपका चैत्र हो जाता है। अगर वो विशाखा नक्षत्र के पे होती है या उसके आजू बाजू, उसके आसपास करीब, तो वो वैशाख बन जाता है। वो ज्येष्ठा नक्षत्र में होती है तो वो ज्येष्ठ बन जाता है। इस तरीके से वो महीनों के नाम भी रखे गए हैं। सो यहाँ पे कोई भी चीज जो है ना, हर एक चीज का आंसर है, हर एक चीज का लॉजिकल, स्पिरिचुअल एंड एक प्रैक्टिकल, अगर आप प्रॉपर तरीके से स्टडी करेंगे तो आंसर है कि ऐसा क्यों। बिल्कुल। अब जैसे अब इससे पहले कि मैं तत्व पे थोड़ा कुछ बोलूं, आज की डेट में एक चीज या एक समस्या जो सारे एस्ट्रोलॉजर्स या सारे एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म्स जो जैसे कंसल्टेशन के लिए भी प्लेटफॉर्म्स है, वेबसाइट्स है अलग अलग, या कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स कंसल्टेशन करते हैं, मोस्टली इश्यूज जो आते हैं, जो आजकल बहुत दिखने में आ रहा है, वो है रिलेशनशिप इश्यूज, कंपैटिबिलिटी इश्यूज। आज के जो कुछ सालों पहले इतने नहीं आते थे, आजकल वो बहुत सबसे ज्यादा आ रहे हैं। डिवोर्स के केसेस, सेपरेशन के केसेस, या मैच मेकिंग के टाइप के केसेस, कि बाबा मैच मेकिंग तो कर ली, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि कुछ महीनों में ही या 1-2 साल में ही सेपरेशन हो गया या डिवोर्स हो गया। अब इसमें होता क्या है, मतलब देखो, जिनको मतलब देखो, एक सामान्य इंसान की, सामान्य व्यक्ति की अगर बात करें तो उसका सबसे पहला एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो आता है ना, वो जॉब और मैरिज, ये 2 टाइम पे आता है कि मेरी जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी, या कुंडली मतलब मैच मेकिंग के लिए कि बाबा ये कुंडलियां ये तो मैच हो रही है क्या। अब ये तो कई बार जो ट्रेडिशनल जो वे है उसमें आप देखेंगे कि बोलते हैं कि ऐसे बता दिया जाता है कि यार 36 में से 28 गुण मैच है, 27 है या 31 गुण है, तो हाँ एकदम बहुत एकदम मस्त मैच हो रही है कुंडली, आप कर लो शादी आगे। एंड आगे चल के एकदम ऐसा दिखता है कि मतलब बिल्कुल भी साथ रह भी रहे तो ऐसे रह रहे कि चल अभी किया है तो किया है, निभाना है एक फॉर्मेलिटी के लिए, या तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो गए तो सेपरेशन है। अब ऐसा जब होता है, ब्लेम शास्त्र को किया जाता है कि है मैच मेकिंग तो क्या कुछ है ही नहीं, इतने गुण मिले थे फिर भी कैसे हो गए, ये सब बकवास है। बट एक चीज कोई नहीं सोचता कि क्या हम सही तरीके से मैच मेकिंग कर रहे हैं। बिल्कुल। जैसे कई बार ये ऐसे होता है कि अच्छा, ये मैच मेकिंग के इसमें अगर आप देखेंगे तो राक्षस गण, ये नाम सुनते ही ना ऐसे लोगों के चेहरे पे से डर आ जाता है, अरे राक्षस गण की कुंडली है, नहीं नहीं नहीं, इसको तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दो। क्यों भाई, वो क्या 2 सिंग 4 हाथ 10 पैर ऐसा लेके आए तुम्हारे सामने। बिल्कुल। सो तो जब इस बात पे जब रिसर्च किया ना, तब एक चीज मुझे रियलाइज हुई कि जो 36 गुण जो जिस तरीके से बने हैं या जो बताए गए हैं ना, उनके बारे में ना कोई एक प्री सेट, उसके पीछे कुछ लॉजिक था, लेकिन उस लॉजिक को काटने वाले भी जो मतलब क्या बोलते हैं, कुंडली में अगर आपके कॉम्बिनेशंस है, जैसे अगर मैं एक चीज आपको बताऊं कि ऐसे बोला जाता है कि लड़का लड़की दोनों की जो राशियां है ना, वो एक दूसरे से सेकंड 12th यानी आगे पीछे वाली राशियां नहीं होनी चाहिए। उसका रीजन एक्चुअली जो मतलब उसका कोर अगर मैं जिस्ट आपको बताऊं तो वो है कि उसमें धन की हानि यानी फाइनेंशियली हानि हो सकती है, ये दिया गया है शास्त्र में। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज और कंसिडर करनी पड़ती है कि अगर दोनों इंडिविजुअल कुंडलीज में धन योग अगर अच्छे हैं, दोनों के बुध गुरु शुक्र ये 3 अच्छी पोजीशन में है, अच्छे हाउसेस में है, वो अच्छा रोल अपना प्ले कर रहे हैं, तो ये जो धन हानि का जो योग है ना, ये इतना एप्लीकेबल नहीं होता है। बिल्कुल। ऐसी चीजों को देख के, या षडाष्टक में है तो बोलते नहीं षडाष्टक है मत करो, उसमें भी एक्सेप्शंस है। केंद्र में है तो लाइक नहीं होनी चाहिए, उसमें भी एक्सेप्शन। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल वे जो है ना, इसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ना आप चंद्र के नक्षत्र पे देख के कंपैटिबिलिटी बताई जाती है कि जैसे सपोज किसी का मतलब मनुष्य गण है, देवगण का नक्षत्र है, इसका राक्षस गण के तौर से बोला जाता है इन दोनों नक्षत्रों पे तो कंपैटिबिलिटी ही नहीं है, या मतलब नहीं ये तो बिल्कुल बहुत कम है, एकदम 7 पॉइंट है 8 पॉइंट है, या अच्छा मुझे, लेकिन एक चीज पे कोई गौर नहीं करता कि आपकी कुंडली में क्या सिर्फ चंद्र चलता है क्या, बाकी के ग्रह ऐसे घूमने फिरने आ जाते हैं? नहीं चलो अभी आए हैं तो बैठ जाते हैं, अभी कहीं तो हम कुछ करेंगे नहीं, हम आए हैं खाली, हम सिर्फ चंद्र को देखेंगे घूमते हुए, ऐसे तो नहीं होता ना। बिल्कुल। सो अब यहाँ पे जो रोल आता है ना, वो है अपने 5 तत्वों का। बिल्कुल। जैसे ये पूरा ब्रह्मांड है वो इन 5 तत्वों से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। हमारा आपका हम सब जो इंसान है, हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना हुआ है। अब आयुर्वेद के जो वात पित्त और कफ है ना, जो हमारे त्रिदोष बोल कहते हैं, जो आयुर्वेद में जिनको वात पित्त और कफ, जो हर एक व्यक्ति का प्रकृति डिसाइड करते हैं, ये भी इन 5 तत्वों में से ही किसी ना किसी का कॉम्बिनेशन लेके बने हुए हैं। सो एस्ट्रोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, जैसे हमें पता है कि जैसे मेष राशि है, सिंह राशि है, धनु राशि है, ये अग्नि तत्व की राशियां है, मतलब राशियों के तत्व है, यहाँ तक कि ग्रहों के भी तत्व है, नक्षत्रों के भी तत्व है। अगर आप राशियों के डीप जाए तो नक्षत्रों के भी अपने अपने तत्व है। और
अगर हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 4 पद होते हैं, उस हर एक चरण का भी अपना तत्व है। तो जब राशि के तत्व है, ग्रहों के तत्व है, नक्षत्रों के तत्व है, नक्षत्र चरणों के तत्व है, तुम्हारी बॉडी में वो पंच तत्व है, तो क्या ये पंच तत्व व्यक्ति के स्वभाव पे, व्यक्ति के ओवरऑल नेचर पे इफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ चंद्र की राशि और नक्षत्र देख के जो बताया जाता है ना, वो इतना सटीक नहीं बैठता है गुण मिलन। कई बार जैसे पर्टिकुलरली सबसे जो बदनाम राशि है ना, ये 12 राशियों में से वो है वृश्चिक राशि। अब मैं मेरे सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, मैं और ऋषिक हम दोनों वृश्चिक राशि वाले हैं। बिल्कुल। सबसे बदनाम राशि हमारी है, वो कुछ वाहियात लोगों ने बदनाम करके रखा हुआ है वृश्चिक राशि को। और इसमें भी ना, अभी वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। ज्येष्ठा को एकदम हार्ड कोर गया ऐसे माना गया है, क्योंकि वो एक तो वो क्रूर नक्षत्र है और वो राक्षस गण का नक्षत्र है। तो अगर किसी का चंद्र, अगर ऐसी कोई कुंडली आ जाती है ना, पर्टिकुलरली लड़की की सामने मैच मेकिंग के टाइम पे ज्येष्ठा नक्षत्र है, चंद्र है, बोलते हैं भाई साहब ये नहीं, ये तो एकदम शैतान ही है, ये तो राक्षस गण है, रिजेक्ट करो। सेम हैपेंस विद बॉयज आल्सो, ये तो राक्षस गण का लड़का है, तुम्हारी लड़की को खा जाएगा। अरे क्या है, क्या चल रहा है? तो लेकिन अभी उसमें जो गण है, ये जो राक्षस गण, देवगण, मनुष्य गण, इसमें ये बेसिकली है क्या? ये होते हैं आपके सात्विक, राजसिक और तामसिक, जो सत्व, रज और तम, ये जो 3 गुण है ना, यही बेसिक इनके प्रोपोर्शन पे डिसाइड होता है कि ये देवगण, मनुष्य गण और राक्षस गण का क्या है। देवगण में, मनुष्य में सत्व गुण बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, मनुष्य गण में रजगुण और राक्षस गण में तम गुण। अब इनके देखो, हर इस दुनिया में ना कोई भी चीज ना ऐसे ही नहीं बनी, हर एक के अपने अपने प्रोज है, हर एक के अपने अपने कॉन्स है। देवगण का क्या है, सत्व गुण है उसमें ज्यादा, तो वो मैक्सिमम लोग ना ये समाधानी रहते कि इतना आया है ना मेरे पास, आई एम हैप्पी कि बाबा एक जॉब लग गया कि 50-60 हजार रुपए सैलरी है, चल और कुछ नहीं देखना मेरे को, बस मेरी लाइफ सेट है। मनुष्य गुण, हाँ इतना है ना, अच्छा है, आई एम हैप्पी, बट लेकिन मैं और कोशिश करूंगा कि थोड़ी और मैं प्रोग्रेस कर लूं, मैं और थोड़े से एफर्ट्स डालूंगा। जैसे एक किसी को नौकरी लग गई कि चलो एक 8-9 लाख पैकेज है 20 साल का, वो 2 साल 3 साल करेगा, 4 साल करेगा नौकरी, एंड उसके बाद में वो या तो प्रमोशन के लिए ट्राई करेगा या जॉब स्विच के लिए ट्राई करेगा। ये सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। राक्षस गण वाला, उसको आज 10 लाख की नौकरी मिल गई ना, अगले महीने से 15 लाख की नौकरी के पीछे भागेगा। ये मतलब जो है ना, वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना, लेवल सेटिस्फेक्शन का फील जो है ना, वो राक्षस गण को बहुत कम आता है। वो हमेशा कोशिश करते हैं, वो हमेशा स्ट्राइव करते रहते हैं अपलिफ्टमेंट के लिए। अब बुरा और अच्छा कब होता है कि जब ये आपका ये जो मतलब वो एक मोबाइल है OnePlus, उसमें क्या लिखा होता है, नेवर सेटल, वो राक्षस गण है, वो है राक्षस गण। तो अब ये कोई, अगर तुम्हारा ये एग्रेशन, राक्षस गण में एग्रेशन, क्योंकि तम गुण अधिक होने की वजह से एग्रेशन होता है, तो अगर ये एग्रेशन, ये एनर्जी सही डायरेक्शन में अगर रूट हो जाती है ना, तो वो इंसान कंस्ट्रक्टिव भी काम बहुत कर सकता है। बिल्कुल। जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र है, एकदम क्रूर नक्षत्र, तमोगुणी नक्षत्र, राक्षस गण, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलो ये मतलब चंद्र वृश्चिक राशि में, मान के चलो ये कर्क लग्न की कुंडली है, चंद्र वृश्चिक राशि में, ज्येष्ठा नक्षत्र में, अब इसके अगर लग्न में, कर्क राशि में अगर सूर्य और गुरु अगर बैठ जाए, तो कर्क राशि के सूर्य और गुरु इंसान को बहुत सात्विक नेचर देते हैं, बहुत सात्विकता लाते हैं। ये इसका जो एग्रेशन है ना, इसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने को इसको प्रेरित करेगा, इसके नेचर में कुछ ऐसे गुण डेवलप हो जाएंगे। अगर सेम कर्क लग्न और वृश्चिक राशि ज्येष्ठा नक्षत्र का चंद्र पकड़ो, वही लग्न कर्क राशि में अगर राहु मंगल बैठ जाए, ये इसका जो एग्रेशन है, ये अननेसेसरी चीजों पे फोकस करेगा। सो कोई भी ना सिर्फ और सिर्फ एक चीज को या एक फैक्टर को देख के आप उस इंसान का नेचर नहीं बता सकते। इसी के लिए आपको ओवरऑल, क्योंकि इस पे जो तत्वों से रिलेटेड जो नेचर पता चलता है ना, वो बहुत सटीक होता है इंसान का, तत्वों का अभ्यास करके। और उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, सिर्फ वो चंद्र नहीं देखा जाता कि चंद्र इस राशि में तो ये ऐसा ही होगा या ऐसा ही होगी, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल। अब हमारा मेन वही क्वेश्चन है कि जैसे हम लोगों ने तत्वास के बारे में न्यूमरोलॉजी में सुना है, वास्तु में सुना है, तो वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में इसको कैसे अप्लाई करते हैं? ओके, जैसे अच्छा एक चीज मैं और बताता हूँ। राशियां जो है अपनी 12 राशियां, या तो अग्नि है, या तो पृथ्वी है, या तो वायु है, या तो जल है। एलिमेंट्स तो 5 है। आकाश तत्व भी है। तो आकाश तत्व अपना रोल कैसे प्ले करेगा? आकाश तत्व अपना रोल प्ले करता है जुपिटर के माध्यम से। प्लैनेट्स के भी तत्व है, जो मैंने कहा था, प्लैनेट्स के भी तत्व है। जैसे आकाश तत्व जो है वो गुरु का है, जुपिटर का। वायु तत्व है वो शनि का है। अग्नि सूर्य और मंगल, जल शुक्र और चंद्र,
और बुध पृथ्वी तत्व का। ओके। तो डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स कि किस लगन की कुंडली है या उस पे नेचर पे, कोर नेचर पे इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स है कुंडली के, वो कौन से हाउसेस में, कौन से पोजीशंस में बैठे हुए हैं, ये हमें इसका हमें कैलकुलेशन एनालिसिस करना पड़ता है। उस पर डिपेंड करता है कि उस कुंडली का रूलिंग तत्व यानी उस इंसान का कोर नेचर जो है उस पर रूल करने वाला तत्व क्या है। जैसे कई बार आपने देखा होगा इंसान की कर्क राशि होती है लेकिन वो बहुत एग्रेसिव होता है क्योंकि उस कुंडली पे अग्नि तत्व का प्रभाव ज्यादा होता है। अब जैसे मकर या वृषभ राशि अगर लगन में हो तो क्या बोलते हैं, इंसान सुस्त होगा, मंद होगा, संत होगा। लेकिन कई बार ऐसे दिखता है कि वो इंसान तो बहुत एक्टिव है, फटाफट काम कर रहा है, उसके हलचल में, मूवमेंट्स में उसमें बहुत एकदम स्पीड है, बहुत एजाइल है वो, क्योंकि उसकी कुंडली पे वायु तत्व काम कर रहा होता है ज्यादा अधिक मात्रा में। सो सिर्फ चंद्र की राशि या सिर्फ लग्न की राशि ऐसे नहीं देखा जा सकता, उसके मल्टीपल फैक्टर्स है जिसका हमें एनालिसिस करना पड़ता है, तब जाके रूल डिफाइन होता है कि पर्सन का ओवरऑल इस पर्सन के कोर नेचर पे कौन सा तत्व है। अच्छा चलो मैं एक जस्ट अभी जैसे आपको, जैसे भी मैंने तो पढ़ाई की तो मुझे तो ये मालूम है पूरा डिटेल में, जैसे आप अभी फर्स्ट टाइम जैसे सुन रहे रसिक जी, तो क्या एक चीज करें, अभी जैसे मैंने श्रेयान को तो मैंने आज तक पर्सनली, मैं डायरेक्ट पर्सनली कभी मिला नहीं हूँ श्रेयान को, मुझे श्रेयान की डिटेल्स बताइए और मैं कुछ चीजें तत्वों का स्टडी जो मेरा है उसके बेसिस पे ना मैं बताता हूँ, मुझे बताइए वो सही मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक सेकंड के लिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही था कि अगर जैसे आपके सामने अगर कुंडली आती है तो उस कुंडली में किस तत्व का प्रभाव ज्यादा है एंड उसको कैसे एनालिसिस किया जाता है कि ये पर्सन का नेचर कैसा हो सकता है, तो वो हमारे व्यूअर्स को बताना है कि एनालिसिस कुंडली तत्व के बेस पर कुंडली का एनालिसिस कैसे करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रेयान का डेट ऑफ बर्थ है, ये है सिंगल आर के डबल आर, SHHRI है। अच्छा डबल एच आर है, ओके। 18 of June 2025। ओके। टाइम दोपहर का 1:19, दोपहर का 1:19 एंड बर्थ प्लेस जबलपुर। ओके ठीक है, ये हमने श्रेयान के डिटेल्स एंटर किए और ये श्रेयान की आ गई ये कुंडली लग्न चार्ट। बिल्कुल। ओके अब मुझे बस 21 सेकंड्स दे दीजिए। ओके अब जैसे कि हम लोग देखें कि जो कुंडली बनी है वो कन्या लग्न की, तो इसमें पहला मेरा यही क्वेश्चन है कि इसमें कौन से तत्व का मतलब परसेंटेज ज्यादा है, ये कुंडली किस तत्व पर ज्यादा रोल कर रही है। ये कुंडली वायु तत्व की है। अब ये अभी मेरा एनालिसिस जो है ये कुंडली जो है ना ये वायु तत्व की है। अभी मुझे बात अच्छा मैं कुछ चीजें मैं बताता हूँ, वो मुझे बताइए सही है कि नहीं है। बिल्कुल। श्रेयान एक जगह पे ज्यादा देर तक शांत बैठ नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है, उसे कंटिन्यूअस घूमना फिरना पसंद है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ एक और बात, अगर आप इसको किसी बंद जगह पे जैसे लिफ्ट हो या छोटी गाड़ी वगैरह ऐसे अगर जगह हो या क्राउडेड प्लेस हो तो ये डर जाता है। हाँ बरोबर है। हाँ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये वायु तत्व की कुंडली है तो वायु को फ्री फ्लो होना पसंद है। बिल्कुल। अच्छा अभी जैसे आपके पास भाभी के पास अंकल आंटी के पास मोबाइल है। हाँ। श्रेयान ऑपरेट करने लगा है, अभी करता है, ऑपरेट करता है, उसे बहुत अट्रैक्ट करता है, हाथ से छीन लेते। हाँ ठीक है। अभी देखो अगेन ये लड़के में इंटेलिजेंस बहुत भर के है। अब मुझे बताओ 30 सेकंड्स में कोर नेचर, अभी जैसे श्रेयान तो अभी बिल्कुल छोटा है अपना, बिल्कुल, लेकिन उसकी कोर नेचर तो पता चल गई हमें, प्रेडिक्शन तो सही आई जो मैंने चीजें बताई। हाँ। अब मुझे बताओ अगर जैसे कन्या लग्न है यानी पृथ्वी, कन्या राशि तो पृथ्वी तत्व की है। हाँ। अब अगर कोई कन्या लग्न को देख के अगर सिर्फ ये बोलेगा कि ये एकदम शांत बैठता होगा, इसका मतलब ज्यादा एक्टिव नहीं होगा, अब मुझे बताओ सिर्फ लग्न राशि देख के प्रेडिक्शन करना और तत्व का ओवरऑल एनालिसिस करके प्रेडिक्शन करना ज्यादा सटीक क्या है? ऑब्वियसली तत्व के साथ जो अपने एनालिसिस के वो मच एक्यूरेट है। बिल्कुल। सो मतलब ये अभी जैसे ये तो हमने श्रेयान का कोर नेचर देखा। हाँ। कुंडली जैसे मैंने कहा कि मैच मेकिंग के टाइम पे जो सही तरीके से नहीं किया जाता और उस वजह से फिर प्रॉब्लम होती है, उसमें भी ऑफ कोर्स तत्वों का ही हम रोल है, लेकिन उसका एक मेथड है एनालिसिस करने का, उसके मल्टीपल स्टेप्स है सबसे पहले तो अलग अलग। तो जैसे उसमें भी उसका जो प्राइमरी जो स्टेप है ना दैट इज रिलेटेड टू तत्व।
कि वो अगर उसमें अगर वो दो कुंडलियां मतलब टैली हो रहा है कि ये मैच है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, वरना वो कुंडली हम स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देंगे। फिर चाहे वो 36 में से अगर 32-33 गुण भी अगर आ रहे होंगे तो भी। और अगेन उसके बाद में ये प्राइमरी स्टेप जो फिल्टरिंग है, फिल्टरिंग का जो स्टेप है, इसमें कुंडली में पास कर लिया ना, उसके बाद में एक चीज होती है जिसे एक मेड फॉर ईच अदर का कॉम्बिनेशन या आकर्षण योग कहते हैं, उसमें भी तत्वों का ही रोल है। ओके। सो इस तरीके से हम एनालिसिस करके जब कुंडली मैचिंग करते हैं ना, कुंडली मिलान करते हैं ना, वो बहुत सही तरीके से बैठता है। तो ये तत्वास के बेस पर जो हम लोग कुंडली देखते हैं, तो उसमें बेसिक नेचर के अलावा हम लोग और क्या क्या चीज इसमें से प्रेडिक्ट कर सकते हो? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। सो पहली चीज तो इंसान का कोर नेचर। दूसरा चीज उसका एजुकेशन का फील्ड, उसे कौन सा सूट करेगा, उसे कौन सा फील्ड लेना चाहिए, उसका करियर का फील्ड, उसका जैसे सपोज किसी को, जैसे आजकल हम जैसे कॉर्पोरेट्स में काम करने वालों को अगर सपोज 2 जॉब ऑफर्स आए कि एक है मतलब 2 अलग अलग सिटीज के, तो कहाँ रिलोकेट करें, रिलोकेशन के लिए कौन सा प्लेस यूज हम लोग उस इंसान के लिए सही रहेगा, ये भी हम तत्व से देख सकते हैं। ओके। किसी जैसे अगर आपको किसी को भी घर खरीदना है, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट देखने के लिए आप गए, इसका सामान के चलो गोदरेज का या अक्षर ग्रुप का प्रोजेक्ट देखने के लिए आपको पसंद आया, एक ही बिल्डिंग है, एक ही विंग में, सेम विंग में आपको 2 फ्लैट्स पसंद आए, तो जैसे एक है जो मान के चलिए सपोज 4th फ्लोर पे या 3rd फ्लोर पे, एक है एकदम हाई राइज मतलब एक 20वें 21वें फ्लोर पे, तो कौन सा वाला फ्लैट उस ओनर के लिए सही रहेगा, जिसके नाम पे वो घर लेना है, उसके लिए कौन सा फ्लैट सूट करेगा ना, ये भी हम तत्वों से देख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कुंडली मिलन तो है ही उसमें, वो भी एक पार्ट है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हम तत्वों से देख सकते हैं। यहाँ तक कि ग्रहों के जो योग बनते हैं ना, कॉम्बिनेशंस, तो वो भी उसका भी हम तत्वों से एक उसका स्पेशल एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे शनि मंगल का कॉम्बिनेशन इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड के लिए अच्छा होता है, एजुकेशन में। बिल्कुल करेक्ट। तो अब सपोज जैसे ट्राइन्स होते हैं, बीएनएन में जो ट्राइन्स हम पकड़ते हैं, जिसको जो वैदिक का 9 पंचम है, वो डिफरेंस कुछ नहीं, वो वैदिक में 9 पंचम योग है, जो बीएनएन के जो ट्राइन्स है वो। तो सपोज शनि मंगल का 2 कुंडलियां है, दोनों में शनि मंगल कनेक्टेड है, एक के शनि मंगल मिथुन कुंभ राशि में कनेक्टेड है, वो ट्राइन में है, और एक के कन्या मकर राशि में कनेक्टेड है, ये वाले ट्राइन्स में। तो दोनों कॉम्बिनेशन टेक्निकल के लिए सही है, लेकिन मिथुन कुंभ राशि यानी ये शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है वायु तत्वों की राशि में। बिल्कुल। कन्या मकर यानी ये शनि मंगल का कॉम्बिनेशन बन रहा है पृथ्वी तत्व राशि में। तो हर तत्व के अपने फील्ड्स है। ओके। तो इसके बेसिस पे रिजल्ट्स वेरी करेंगे। जैसे मान के चलोगे ऐसी मल्टीपल कुंडलियां हैं कि जिनमें शनि मंगल कनेक्टेड है, और वे हमारे पास आते हैं कंसल्टेशन के लिए। अब मैं सबको बोल दूं इंजीनियरिंग ले लो, टेक्निकल ले लो, जिसको लेना चाहिए था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो जाके बैठा सिविल में, जिसको सिविल लेना चाहिए था वो जाके बैठा है टेलीकम्युनिकेशन में। ऑफकोर्स शनि मंगल कॉम्बिनेशन पास तो करवाएगा, लेकिन उसकी जो नेचुरल जो गति है ना, उसको उस इंसान को जो वो तत्वों की वजह से मिलती है, वो उस फील्ड में उतनी नहीं मिलेगी। अभी जैसे हमारे सामने जो कुंडली खुली हुई है, तो अगर इसको करियर में कौन से लाइन में दिलवाना चाहिए, तो इस कुंडली के बेसिस पर इसके लिए क्या अच्छा रहेगा? तो जैसा मैंने कहा कि ओवरऑल कोर नेचर तो इसका वायु है, एंड इसका करियर वाले जो पार्ट्स है उस पे भी वायु तत्व का प्रभाव है। करियर वाले जो जैसे 10th हाउस है ना, 10th हाउस, 2nd हाउस, इस पे जो धन के जो स्थान है, इस पे भी वायु तत्व का बहुत अच्छा प्रभाव है। सो इसको आप वायु तत्व से रिलेटेड, यानी अगेन इसमें वायु एंड अग्नि दोनों कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है इस कुंडली में। डिटेल एनालिसिस को टाइम लग सकता है, इसलिए अपने पॉडकास्ट का कुछ लिमिटेशन है, तो मैं ज्यादा बट मैं फाइनल एक ओवरऑल में रिजल्ट में आपको बताता हूँ। इसमें वायु और अग्नि का कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है। सो गवर्नमेंट सेक्टर में, एविएशन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन, या इवन वायु अग्नि का कॉम्बिनेशन है तो जैसे साइबर सिक्योरिटी वगैरह, इस फील्ड, ये वाला फील्ड, इसमें इसका करियर बहुत अच्छा होगा। ओके। क्या ये कुंडली एस्ट्रोलॉजी अकल्ट फील्ड के लिए अच्छी है, लॉ, जुडिशरी या इन चीजों के लिए? ओके, लेट मी सी। यस, अगेन वायु तत्व की जैसे करियर के स्थान पे वायु तत्व का प्रभाव है। जुडिशियरी, लॉ, कंसल्टेशन, ये वायु तत्व का ही काम है, तो ये बिल्कुल सूट करेगा। और जैसा मैंने बोला, ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसको कुछ भी पढ़ेगा तो इसमें मास्टरी कर लेगा, ये बहुत इंटेलिजेंट है। बिल्कुल।
और अगर जैसे हमारे पास कुछ कंसल्टेशन ज्यादातर मैरिज के लिए रिगार्डिंग की मैच मेकिंग, या फिर अगर जैसे कोई डाइवोर्स केस के लिए आता है कि मेरे साथ मतलब कुछ चीजें अच्छी नहीं चल रही तो क्या मुझे डाइवोर्स लेना चाहिए, अगर ऐसा कुछ मैरिज कंपेटेबिलिटी चार्ट्स आते तो उसमें हम लोग तत्वास के बेस पर मैच मेकिंग कैसे करते? ओके, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने शुरुआत ही उस टॉपिक से की थी कि आजकल के मतलब कुंडली मिलन में बहुत बड़ा जो फ्लॉज है ना आज की डेट में जो चल रहे हैं, हम तत्वा से रिलेटेड ही, क्योंकि देखो अल्टीमेटली हर एक पर्सन का ना अपना अपना कोर नेचर होता है, भले आपके गुण कितने भी मिलते हो या कितने भी मिलते हो। अच्छा मुझे बताओ, आग और पानी ऐसे साथ आएंगे क्या होगा? आग बुझ जाएगी या पानी उड़ जाएगा, दोनों अपोजिट नेचर है। पानी ज्यादा होगा तो आग बुझ जाएगी, आग ज्यादा होगी तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। हाँ, अब जैसे हाँ चलो गुण है 28 से 27 गुण है करके शादी कर ली, लेकिन कोर नेचर ही डिफरेंस, इतना वास्ट डिफरेंस है। या जो मैंने एक्चुअल जो मैच मेकिंग जिस तरीके से करना चाहिए, जो मैंने बताया कि 4 स्टेप क्या होते हैं, जो फिल्टरेशन जो स्टेज है जो मैंने कहा, उसमें भी अगर यही चीजें दिख रही है कि अग्नि जल ऐसे ऐसे उनका तत्व आ रहे हैं निकल के, तब तो फिर मैच मेकिंग तो वो तो कोई मैच हुआ नहीं ना। बिल्कुल। या किसी का सपोज किसी का उसमें भी मैच हुआ, जो प्रॉपर असली तरीका है कुंडली मिलन का, उसमें भी किसी का मैच हुआ, लेकिन कोर नेचर में ही अगर डिफरेंस है इतना, तो भी हमें वो जो मतलब लड़का लड़की जो शादी के लिए कुंडली मिलाने आए हैं ना, हमें उनको एक चीज बतानी पड़ती है कि तुम दोनों के कोर नेचर में ना ये डिफरेंस है, तो तुम्हें ये दोनों को आप दोनों को एक दूसरे के साथ में इस तरीके से अडेप्ट करके आपको चलना पड़ेगा। कुछ चीजें आपको इस तरीके से करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको इनके तरीके से करनी पड़ेगी। ये नहीं कि मतलब जैसे राक्षसगण है तो स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करो, नहीं, कुछ चीजों में वो राक्षसगण भी बहुत काम का होता है। जैसे अगर मान के चलो लड़का है लड़की, सपोज देवगण नक्षत्र है, लग्न में भी जो नक्षत्र है वो भी देवगण का है, सॉफ्ट प्लैनेट्स की राशियां है, सौम्य ग्रहों की राशियां है वगैरह, ये सब। अब ये सब सॉफ्ट चीजें हैं, देवगण नक्षत्र है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, ये लोग इनका सेटिस्फेक्शन लेवल कुछ अलग ही लेवल का होता है। हाँ है ना, ठीक है, हम लोग कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। इसको रिलेटिव्स भी दबाएंगे, इसके फ्रेंड्स भी दबाएंगे, इसके नेबर्स भी दबाएंगे, सोसाइटी दबाएगी इसको पूरी। अब अगर इस लड़के की पार्टनर अगर राक्षसगण की होगी ना, तो वो स्टैंड लेगी ये सबके अगेंस्ट। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वो राक्षस को जो बेमतलब का जो बदनाम करके रखा हुआ है ना, तो वो नहीं करना चाहिए। वैसे तो कुंडली मिलन में ये सारी चीजें देखनी चाहिए। जैसे किसी की कुंडली में अगर आपको दिख रहा है कि जैसे कोई लड़का है, लड़के के सपोज पेरेंट्स आ रहे हैं आपके पास इसके लिए कुंडलियां, लड़कियों की कुंडलियां लेकर कि बाबा इनमें से कौन सी अच्छी है। अब आपको लड़के की कुंडली एनालिसिस करके आपको ये दिख रहा है उसमें कि इसमें चल इसका एजुकेशन करियर सब बढ़िया है, लेकिन इसका फैमिली लाइफ में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस के कॉम्बिनेशन या वैसे मुझे कुछ जो चैलेंजिंग पार्ट मुझे दिख रहा है। तो जो कुंडलियां आई है ना लड़कियों की, उसमें से आपको वैसी कुंडलियों को प्रेफरेंस ये करना पड़ेगा कि जिसके इसमें परिवार का गृहस्थी का सुख अच्छा दिख रहा है। अच्छा है। कुंडली मिलन जो है ना, बेसिकली उसका अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो एक कुंडली की जो चैलेंजेस है, जो कमियां है ना, जो खामियां है, वो भरने वाली दूसरी कुंडली होनी चाहिए। बिल्कुल। दोनों सेम ही होंगे तो क्या रहेगा, जैसे इसमें आपको दिख रहा है इसमें कि इसमें कुटुंब परिवार के स्थान में गृहस्थी के इसमें आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं। लड़की की भी कुंडली अगर वही कॉम्बिनेशन वाली होगी तो फिर भी तो शादी नहीं टिकेगी ना। बिल्कुल। तो कुंडली मिलन में ये सारी चीजें देखनी होती है। और आपने एकदम प्रॉपर तरीके से जो मेरा जो कोर्स है उसमें जो मैं सिखाऊंगा कि कुंडली मिलन का सही तरीका क्या है, वो करके भी आपको ये आया कि हाँ चलो दोनों कुंडलियां अच्छे से मैच हो रही है, ये कंपैटिबिलिटी है इनमें, तो उसका सब यूज करके एनालिसिस करके इसके बावजूद दोनों के कोर नेचर में अगर डिफरेंस आ रहा है ना, नॉन कंपैटिबल, तो आपको उनको गाइड करना पड़ता है क्योंकि बाबा अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को इतना ही अगर पसंद आए और तुम्हें आगे जाना ही है तो इन बातों का तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल, एज अ जिम्मेदार एस्ट्रोलॉजर, वरना सस्ते एस्ट्रोलॉजर तो बहुत सारे हैं। बिल्कुल। मेरा नेक्स्ट ये क्वेश्चन था कि ये जो एलिमेंट्स है, हमारे 5 एलिमेंट्स है, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, कौन से एलिमेंट्स एक दूसरे से न्यूट्रल है, या कौन से बिल्कुल डिफर करते हैं एक दूसरे से? ओके, तो आग और पानी, अग्नि और जल टोटली एंटी, अग्नि और पृथ्वी टोटली एंटी, वायु एंड जल एवरेज। ओके, वैसे तो नॉट कंपैटिबल है, तो वायु और जल भी कंपैटिबल नहीं है, लेकिन मैं इसको एवरेज कंपैटिबल कंसीडर करता हूं। उसका रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। तो वायु और पृथ्वी नॉट कंपैटिबल। अब कंपैटिबल कौन कौन से है? सेम तत्व, वायु वायु, अग्नि अग्नि, जल जल, पृथ्वी पृथ्वी। खाली जब अग्नि अग्नि दोनों होते हैं
तो आपको वहां पे वो भी साइन दिखाना पड़ता है कि दोनों एटम बॉम्ब्स है, बे टाइम फटने वाले, तो थोड़ा संभाल के रहो। बिल्कुल या दोनों पृथ्वी पृथ्वी होते हैं तो भी कि बाबा दोनों पत्थर हो, ज्यादा टकराना मत। ये आपको गाइड करना पड़ता है। बिल्कुल। अब अच्छा, अगेन वायु एंड अग्नि बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है, जल एंड पृथ्वी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। इसके पीछे का कुछ लॉजिक है कि वायु अग्नि को क्यों सपोर्ट करता है और जल पृथ्वी को क्यों सपोर्ट करता है? बिल्कुल है। जैसा कि मैंने बिगिनिंग में एक चीज कही थी कि हर चीज के पीछे एक लॉजिकल रीजन है, हर चीज के पीछे। अब जैसे आग को जलने के लिए क्या लगता है? पानी, मिट्टी या वारा, वायु? वायु। तो समझ आया रीजन, वायु और अग्नि कंपैटिबल क्यों है? क्योंकि वायु अग्नि को और बढ़ा देता है, तो जो अगर वायु तत्व अग्नि का को यस पर्सन है तो वो अग्नि तत्व को और निखारेगा और उसको ग्लो देगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये हो गया वायु ने अग्नि को सपोर्ट किया। अब अग्नि वायु को सपोर्ट कैसे करेगा? एक जमाना था जब वो आग वाले बलून से ट्रैवल किया जाता था। हाँ। तो वो बलून में जो हवा होती थी, वो जो वायु होता था, उसको एनर्जी कौन देता था? अग्नि देता था ना। तो अब समझा अग्नि और वायु कंपैटिबल क्यों है? बिल्कुल। और भी कई सारे फैक्टर्स है, तत्वों का स्टडी बहुत डीप है, ऐसे 5 मिनट में समझाई जाने वाली चीज है नहीं तत्व से। बिल्कुल। एक हमारे पास एक कुंडली आई थी जो कुछ एक एग्जांपल के तौर पर हमारे व्यूअर्स को एक बताया जाए कि अगर जैसे 2 कुंडली आती है मैच मेकिंग के लिए, या फिर उसमें कुछ शादी के बाद अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ में, तो तत्वास के बेस पर हम लोग उनकी कैसे प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, कैसे सॉर्ट आउट कर रहे हो? बिल्कुल जरूर करेंगे। ठीक है, मैं पहले यहाँ से बैक करता हूँ। से ये ए हम मेल की कुंडली लेंगे और यहाँ पे हम फीमेल की कुंडली लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इनका क्या मतलब इशू क्या बेसिकली बताया कि इनका शादी हो चुका है एंड अभी शादी में थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं, तो ठीक है। ओके अभी मुझे एनालिसिस करने दो, अभी ज्यादा डिटेल में आप मत बताओ, अभी मैं आपको बताता हूँ तत्वों का यूज करके। मुझे बस 1 मिनट चाहिए। ये कुंडली एनालिसिस हम लोगों ने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी से भी किया है एंड उन्हें उस बारे में बताया, लेकिन अभी हम लोग हमारे व्यूअर्स को सेम ये कुंडली चार्ट तत्वास के बेस पर क्या इसके प्रेडिक्शन निकलते हैं एंड ये हमारे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी से कितना हद तक मैच करते हैं, वो हम लोग हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। सबसे कोर लाइन बताता हूँ, उस पर सारा डिपेंडेंट है। प्रॉब्लम फीमेल की साइड से ज्यादा है। हाँ, यस। ओके, सुपर। सो अब देखें, मेल की कुंडली जो है वो वायु तत्व की है। ओके। और उसका लग्न राशि धनु राशि, उसका लग्न राशि उसका धनु राशि है। हाँ। और फीमेल की कुंडली हार्ड कोर अग्नि तत्व की है, हार्ड कोर अग्नि। ओके। मतलब ये मैंने जैसे बोला कि इसकी वायु तत्व की कुंडली है, इसकी अग्नि तत्व की, वायु अग्नि बाय नेचर बाय डिफॉल्ट कंपैटिबल है, लेकिन इसका वायु सॉफ्ट है, इसका अग्नि एकदम हार्डकोर है। वो वायु को कब ऐसे तपा करके भेज देगा वो समझ में भी नहीं आएगा। कुछ चीजें ऐसी ही चल रही है। हाँ, एंड एरोगेंट है, एडामेंट है, डोमिनेटिंग है फीमेल। बिल्कुल। अच्छा, जस्ट एक और क्वेश्चन, मतलब जो मैच मेकिंग का जो मेरा एनालिसिस है, इसके बेसिस पे इनकी लव मैरिज हुई थी। हाँ। जो मैंने एक पॉइंट बोला था ना, आकर्षण योग, हाँ। वो कॉम्बिनेशन है इन कुंडली में, वो दिखा मुझे। तो अभी अगर जैसे इनको अपने रिलेशन में इंप्रूवमेंट लाना है तो इनको किस पर वर्क करना चाहिए? एक चीज में जैसा मैंने जो कोर चीज जो हमें पता चली कि इंसान जो मेल है, मेल का जो है वो वायु तत्व और वो सॉफ्ट है, तो ये ऑलरेडी ये एडजस्ट करने वाला, समझ के लेने वाला, एडप्ट करने वाला, ऐसा इस मेल का जो है वो नेचर है, इस पुरुष का। अभी वर्क जैसे करना होगा तो कहीं ना कहीं इस स्त्री को अपने थोड़ा जो इनका एग्रेशन है, इस फीमेल को इनका जो एग्रेशन है, इनका जो डोमिनेटिंग है, या मतलब जो मैं बोल रही हूँ वही सही है, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको इन पे वर्क करना पड़ेगा। जो मैंने कहा था ना कि जैसे कोर नेचर अल्टीमेटली देख के आपको गाइड करना पड़ता है, वो पार्ट यहाँ पे है। जैसे इनको अगर टिका नहीं, जैसे इनको अगर साथ रहना है तो इन्हें इस चीज पे वर्क करना पड़ेगा। और बाई चांस जैसे ये लेडी नहीं उतना सुनती है, नहीं मानती, तो इसमें इंप्रूवमेंट कैसे लाएगी? अब देखिए, इंप्रूवमेंट लाना, देखिए एज अ एस्ट्रोलॉजर ना क्या होता है, हम लोग ना प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, फॉलो करना ना करना वो अल्टीमेटली वो पर्सन पे है। ओके। देखो, रावण के क्या बोलते हैं, रावण के महल में रह के भी विभीषण कभी बिगड़ा नहीं। हाँ। वो उसका अपना डिटर्मिनेशन था ना। बिल्कुल। अब इनको अगर वर्क करना है, अगर जैसे फीमेल भी अगर ये चाहती है कि नहीं मुझे रिलेशन पे वर्क करना है, मुझे चाहिए, मुझे रिलेशन टिकाना है, मुझे एंड तक लेके जाना है इस रिलेशन को,
तो फीमेल को बहुत करना पड़ेगा, और उसका अगर मतलब क्या बोलते हैं, मन से अगर इच्छा होगी उसकी तो वो करेगी, वरना आप जो मर्जी उसको बताओ वो नहीं करेगी। अच्छा, इसमें फीमेल चार्ट में मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहा है, मार्स केतु इन 4th हाउस एंड वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग रहेगा तत्वास के बेस पे? ओके, इमोशनलेस हाँ, वो परिवार, चीज़ है। घर परिवार में इमोशनलेस है। ओके, तो ये कैसे पता किया इसमें? थोड़ा हमारे व्यूअर्स को इसका थोड़ा डिटेलिंग। एक आइडिया बताता हूँ, देखिए मार्स केतु कॉम्बिनेशन, फीमेल की कुंडली में मार्स केतु कॉम्बिनेशन, यानी एक ऑलरेडी हमें ये आइडिया तो आ जाता है कि ये कहीं ना कहीं ये एनर्जी कैरी करता है अपने हस्बैंड से सेपरेशन की। फीमेल के चार्ट में मार्स केतु कॉम्बिनेशन अगर हो, अब वो 4th हाउस में ही है, ठीक है। अब देखो वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है। वाटर कैरीज इमोशंस, पानी में इमोशंस है, जल तत्व में इमोशंस है, लेकिन वृश्चिक राशि का पानी ऑलरेडी उबलता हुआ पानी है। ओके, और उसमें ये विस्फोटक कॉम्बिनेशन वहां पे जाके बैठ रहा है, क्या होगा? इमोशंस खत्म, Emotionless, कम या खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो जो मैंने बोला इमोशनलेस चल रहा है सब, फैमिली में किसी के साथ इतने अटैचमेंट भी नहीं दिख रहे, मतलब भले लव मैरिज की है बट अटैचमेंट जितनी होनी चाहिए लव मैरिज में, जो एक सपोज होता है कि लव मैरिज तो एकदम क्लोज अटैच होगा, वो नहीं है इसमें। ओके, और इसमें जो हम लोग को कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट हाउस में सन वीनस है, 10th हाउस में राहु मून है, तो इनका ये क्या रोल चीज दिखा रहा है? ये क्या बता रहे? तो इससे ना मैं एक चीज फीमेल को लेकर मैं एक चीज में प्रेडिक्ट कर सकता हूँ। अगेन उसका जैसे फर्स्ट हाउस क्या है, लग्न का जो घर, लग्न स्थान बोलते हैं फर्स्ट हाउस, वो कोर नेचर दिखाता है ना, कोर नेचर दिखाता है ना। फीमेल एक्सप्रेसिव है, लेकिन एक्सप्रेस इस तरीके से करती है कि वो बेचारा सामने वाला जो है ना, वो एकदम उसका ऐसा हो जाता है कि क्यों ही मैं बोला, क्यों ही मैंने बात करी। बिल्कुल, क्या ये चीज हो रही है? ये चीज है। हाँ, अच्छा जस्ट एक क्वेश्चन, अब इसमें तत्व का नहीं, वो थोड़ा अलग कॉम्बिनेशन है। क्या ये फीमेल आर्ट से रिलेटेड किसी फील्ड में काम करती है? हाँ। ओके, ठीक है, फिर वो ये मैच मेकिंग का वो टॉपिक है नहीं, बट जस्ट पूछ लिया मैंने। इनकी मैरिज कॉम्पेटिबिलिटी तत्वास के बेस पर कैसी है? मतलब एकदम बढ़िया है, गुड है, एवरेज है, कैसा है, क्या दिख रहा है इसमें? ओके, चेक करते हैं। थोड़ा सा बीच बीच में हमको भी पॉइंट्स आप बताओ कि हमारे व्यूअर्स लोगों को भी समझ में आए कि अगर आपके पास कुंडली आती है, मतलब उनके पास अगर मैच मेकिंग के लिए आता है, तो उन्हें किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए, एंड सबसे पहली चीजें क्या देखनी चाहिए? बिल्कुल, सबसे पहला ना आपको फर्स्ट हाउस देखना है, दैट इज कोर नेचर। कोर नेचर मतलब जैसे न्यूमरोलॉजी में जो हम मूलांक जो होता है ना, कोर नेचर, वो फर्स्ट हाउस है अपना एस्ट्रोलॉजी का। दोनों ये मत कहो कि इसमें ये तो ये मूलांक फिर तो इसका ये, ऐसा नहीं, मैं एनालॉजी में एक समझा रहा हूँ। अभी देखो ये मेल चार्ट है, धनु लग्न है, और फीमेल चार्ट है सिंह लग्न है। सिंह लग्न। अब यहाँ तो दोनों अग्नि है, तो ये तो है, ठीक है, अग्नि अग्नि कंपैटिबल है। या अब दोनों ये वृश्चिक राशि है, क्योंकि चंद्र क्या है, तुम्हारा इमोशन है ना, चंद्र जो है तुम्हारी इमोशंस है, माइंड, तुम्हारा माइंड सेट, एक मेंटल पीस इंडिकेट करता है। इसकी वृषभ राशि है। अब वृश्चिक राशि है जल तत्व की, वृषभ राशि है पृथ्वी तत्व की। जैसे मैंने कहा कि जल एंड पृथ्वी कंपैटिबल है। हाँ, तो या इस लेवल पे बेसिक विचार जो है इसमें ये कंपैटिबल है। बिल्कुल, ओके। लेकिन आगे भी काफी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन अभी इन दोनों पॉइंट्स को देख के मैं एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ कि ये क्यों कंपैटिबल, ये व्हाई इट इज नॉट अ गुड मैच, इवन दो तत्वास आर सेइंग इट। इनके लग्न के हाउस में, इनके कोर नेचर के हाउस पे ये जल तत्व का नेपच्यून है। ओके, इनके अग्नि इसमें शुक्र तो है जल तत्व का, लेकिन अग्नि तत्व की अपनी ही सिंह राशि में सूर्य भी है। अग्नि तत्व का अग्नि राशि में इसके शुक्र में भले जल है, लेकिन ये जो आग यहाँ पे है सूर्य की वजह से, इससे ये पानी ही कम हो रहा है ना, पूरा पानी का इफेक्ट पड़ रहा है इसके। तो ये जो लग्न स्थान में भले अग्नि राशि है, लेकिन ये जल तत्व की वजह से थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक एडेप्टिव नेचर, एंड जो इसका जो सॉफ्ट वायु तत्व इस पे रूल कर रहा है, इसकी वजह से जो एडेप्ट करने का, एडजस्ट करने का, समझ लेने का, कंसीडर करने का जो टेंडेंसी इस मेल में है, वो इसमें नहीं है। ओके, ये स्टडी बहुत सही है। और इनफैक्ट मैं ट्रस्ट में, मैं एक चीज बताता हूँ, जब से मैंने तत्व सीखे है ना, मेरे इंसान के बारे में मेरा
75-80% रीडिंग मेरा तत्व से ही हो जाता है। मुझे ये चीज मुझे नक्षत्र, नवांश, उसका हाउस, उसका योग, ये मुझे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। 75-80% केसेस में तत्वों से ही रीडिंग हो जाता है। ये कैसा होगा? क्या है इसमें आगे चल के कुछ इम्प्रूवमेंट आने की कुछ गुंजाइश है दशा अंतरदशा के हिसाब से, उन प्लैनेट्स के हिसाब से? देखिए, दशा अंतरदशा, चलो ठीक है, वो एनालिसिस कर सकते हैं हम, लेकिन देखिए, केतु मंगल का कॉम्बिनेशन 4th हाउस में, एक इमोशन, वृश्चिक जल तत्व में आने की वजह से ये इमोशनलेस इस इंसान को ऑलरेडी ये एनर्जी कैरी कर रही है। हाँ। कितनी भी फेवरेबल दशा चले, कितनी भी अच्छे प्लेनेट की दशा चले, जब तक ये अपने नेचर पे काम नहीं करेगी, वो प्लेनेट क्या करेगा? रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, वो दशा क्या करेगी? जैसे मुझे मालूम है कि मुझे जैसा सपोज अगर जैसे मुझे फीवर है, तो मुझे मालूम है कि मुझे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, मुझे प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए, मुझे फ्रूट्स खाने चाहिए, मुझे मेडिसिन टाइम पे लेनी चाहिए। अगर मैं नहीं करूंगा तो डॉक्टर कितना भी अच्छा हो, रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो ये चीज है, तत्व जब आप देखते हो ना, तो आपको उस इंसान का कोर नेचर किस डायरेक्शन में जा रहा है ये पता चलता है, एंड उसके बेसिस पे ना आपको गाइड करना पड़ता है। ये चीज बेस्ट तभी होती है जब शादी से पहले कुंडली मिलन किया जाता है। ओके। उसमें अपना सटीक तरीके से आप ये सारी डिटेलिंग एनालिसिस, डिटेल में एनालिसिस करके ना आप जो क्लाइंट्स है उनको बता सकते हो कि हाँ बाबा, आपकी या तो स्ट्रेट अवे आपको बताना पड़ता है कि नहीं मैच नहीं है, दिस इज नॉट अ गुड मैच। अगर फिर भी वो बोलते हैं कि नहीं बट हमें एक दूसरे का ये मतलब अच्छा लगा है, पसंद है, ये है वो है करके, तो फिर आपको उनको उनके डिफरेंसेस समझाने पड़ते हैं। जो आप तत्वों से आपको दिखते हैं ना कि इसमें ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है, जो क्लैश हो सकते हैं, तो आपको उन्हें सामने बिठा के वो एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपका जो कोर नेचर से दोनों के वो ऐसे ऐसे है, तो कहीं ना कहीं ये चीजों को लेकर इश्यूज या चैलेंजेस आ सकते हैं। ओके। इन दोनों कुंडलीज को अगर ओवरऑल जैसे देखा जाए तो उनका करियर और मैरिड लाइफ, ये दोनों चीजें कैसी दिख रही? ओके, फीमेल का तो करियर अच्छा है, फीमेल का तो करियर अच्छा दिख रहा है मुझे। ओके। अभी मेल का बात देखते हैं। तो मेल के चार्ट में या क्या इन्हें बिजनेस करना चाहिए या फिर कोई हाई फाई जॉब पकड़नी चाहिए, उसमें सजेशन क्या रहेगा? ओके, लेट्स से और अगर बाई चांस जैसे बिजनेस करना है तो उन्हें सोल करना चाहिए या पार्टनरशिप में करना चाहिए, कौन सा उनके करियर के लिए अच्छा रहेगा? पार्टनरशिप में तो नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप में तो नहीं करना चाहिए इन्हें। मेल के कुंडली अगर मैं देखूं तो पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। और कौन सी लोकेशन इनके लिए बेटर रहेगी फॉर करियर, या कौन सी सिटीज, किन सिटीज में इन्हें काम करना चाहिए फॉर टू गेट गुड करियर? ओके, ठीक है, चलो इसका एनालिसिस भी कर लेते हैं, बस मुझे गिव मी 30 सेकंड्स। प्रेजेंटली मुंबई में ही है। ओके, तो अगर इनको कुछ फॉरेन वगैरह से कुछ ऑफर्स आते हैं तो उन्हें वहां जाना चाहिए। फॉरेन में भी मतलब ऑफर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड है, यूके है, यूएस है, उनके पास फिलीपींस से ऑफर है। फिलीपींस, ओके, ठीक है, देखते हैं, जा सकते हैं। ओके, फिलीपींस का ऑप्शन इज अ गुड ऑप्शन। वही मैंने भी इन्हें यही सजेस्ट किया था कि अगर आपको बाहर से ऑफर आए तो बेस्ड ऑन उनका वैदिक न्यूमरोलॉजी चार्ट एंड नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, मैंने उन्हें वही सजेशन दिया था कि आपका जो प्रेजेंट अभी काम कर रहे हो तो उसको एज अ साइड में रख के आप मेन जो आपको अपॉर्चुनिटी आई है उसको आप ग्रैब करोगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही रीडिंग है जो मैंने तत्वों से किया है। बिल्कुल मैच कर रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये दिख रहा है कि नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड तत्वास्त्र ये लगभग एक जैसे ही प्रेडिक्शन देते। बिल्कुल। इससे पहले जो हमारा लास्ट संडे का जो सेशन था तो उसमें भी एक कुंडली आई थी जो हम लोगों ने कल डिस्कस की थी। तो हम लोगों ने उसमें वही देखा था कि वो लड़के के लिए जो लड़की की कुंडली आई थी तो वो उतना कंपेटेबल नहीं थी। उसमें हम लोग को देख रहा था कि करियर के जो कॉम्बिनेशन थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। जो लड़के का फैमिली था उन्हें थोड़ा हाउसवाइफ टाइप लड़की चाहिए। तो हम लोगों ने वही सजेस्ट किया कि इसका करियर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर आप इसको घर पे बैठोगे तो बैठेगी एंड उसके वजह से फिर क्लैशेस आ सकते। बिल्कुल। तो अगर आप कंपेटेबल मतलब अगर आप नहीं चाहते कि वो बाहर जाके काम करे तो घर में क्लैशेस होंगे। तो उस बेसिस पे हम लोगों ने उसको एक तरीके से रिजेक्ट की। रिजेक्शन का ही उन्हें बताया कि आप नहीं करो क्योंकि आगे चल के इसमें इश्यूज आएंगे। एंड वही जब हम लोगों ने कल तत्वास से बैठ के हम लोगों ने स्टडी किया था तो तत्वास भी वही रिजल्ट बता रहे कि वो कुंडली कंफर्टेबल नहीं थी। बिल्कुल। अच्छा, अब हमारा जो मेन है कि अगर किसी को ये तत्वास का
जो एस्ट्रोलॉजी में कैसे एप्लीकेशन है, अगर ये किसी को सीखना है हाँ तो उसको क्या क्या चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी, एंड ये Okay. कोर्स कैसा रहेगा जो आपने कोर्स डिजाइन किया है, एंड उसके आपने ऑलरेडी ऑफलाइन बहुत लोगों को पढ़ा है, तो अभी ये फर्स्ट टाइम राइजिंग वाइब्स के प्लेटफॉर्म पर लॉन्च करने वाले हैं, तो इसमें लोगों को क्या क्या चीज सीखने को मिलेगा उसका थोड़ा डिटेल्स शेयर करिए। बिल्कुल मैं बताता हूँ। इस केस में इस कोर्स में हम पांचों तत्व जो हमारे आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इन पांचों तत्वों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये जो कोर्स है इसमें हम पांचों तत्वों को, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पांचों तत्वों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि पांचों तत्वों के क्या नेचुरली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, उसमें प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स क्या है, इनके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स क्या है या चैलेंजिंग एट्रीब्यूट्स क्या है। फिर हम ये पढ़ेंगे कि ये जो तत्व है इनके जो नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनकी वजह से राशियों के और ग्रहों के कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बने। ओके। या जो कहा जाता है कि रवि राजा है, मंगल सेनापति है, शनि को लॉ फील्ड का कारक माना जाता है, बृहस्पति को ज्ञान का, एजुकेशन का कारक माना जाता है, वो क्यों है? वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी हम कहते हैं ना, नंबर 3 इज द नंबर ऑफ एक्सपांशन। लेकिन वो क्यों है वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। कुंडलियों के जो, जैसे मैंने बताया कि मेष राशि में ही रवि उच्च का क्यों है, तुला राशि में ही शनि उच्च का क्यों है, या जो इसमें मैं आपको ये भी सिखाऊंगा अभी कि जो हर सबके घर में पंचांग होता है, लेकिन उसका यूज कैसे करना है ये हमें मालूम नहीं होता। पंचांग देख के भी अभी ऑफ कोर्स आजकल तो एप्लीकेशन से, वेबसाइट से तो कुंडली तो फट से बन जाती है, बट ये भी चीज मैं आपको इसमें सिखा दूंगा एक एड ऑन कि पंचांग से देख के कुंडली कैसे बनाई जाती है। एंड उस कुंडली से फिर रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि केंद्र स्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं, राशियां जो है जैसे मेष से लेकर मीन तक। अब जैसे अगर हम लोग देखें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, तो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल सेम ऑर्डर रिपीट करता है सिंह राशि से लेकर धनु राशि तक, सॉरी सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक, एंड सेम ऑर्डर रिपीट करता है धनु राशि से लेकर मीन राशि तक, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। ये इसी ऑर्डर में क्यों है, ये इसी ऑर्डर में क्यों है, ये भी हम सीखेंगे। हम सीखेंगे ग्रहों के अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशंस और उनका तत्वों में किस तरीके से यूज होता है। अच्छा, एक चीज ये करना भूल गया, ये शत्रु ग्रह, मित्र ग्रह, इस पे भी बहुत सारे चीजें होती है ना। बिल्कुल। अच्छा याद आ गया, एकदम शत्रु है ना। शनि और राहु एकदम बहुत अच्छे दोस्त है, चंद्र और शुक्र शत्रु है ना। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, किसी की सेकंड हाउस परिवार का या कुटुंब का हाउस होता है ना, सेकंड हाउस, किसी की कुंडली में सेकंड हाउस में शनि और राहु बैठे हैं, मित्र, बहुत अच्छे मित्र, और किसी की और दूसरी कुंडली है जिसमें उसी सेकंड हाउस में शुक्र और चंद्र बैठे हैं, शत्रु। मुझे बोलो किसका फैमिली लाइफ पीसफुल होगा, किसका फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगा? ऑब्वियसली जहां पर वीनस एंड मून है, ये सॉफ्टवेयर ग्रह है, तो उसका फैमिली लाइफ ज्यादा बेटर रहेगा। एंड शनि एंड राहु ये थोड़े उग्र ग्रह, ये प्रॉब्लम्स, हर्डल्स लेकर आते हैं, तो वहां पर ये इश्यूज देगा फैमिली में। तो अब मुझे बताओ, मित्रों ने आके क्या अच्छा किया और शत्रुओं ने आके क्या बुरा किया? ये हमारे व्यूअर्स को बताना है कि ये जो कॉम्बिनेशंस रहते हैं, ये जैसा बताया जाता है वैसा होता नहीं। इसलिए देखिए, अब एक और जैसे है कि एक चीज मैंने मतलब रिसेंटली कहीं पे पढ़ी थी कि हो सकता है आपने भी पढ़ा होगा कि कुंडली का 3rd हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस, इनके लॉर्ड्स की जब दशा चलेगी तब ये बैंड ही बजाएंगे। कल ही हमने पढ़ा है। अच्छा कल ही पढ़ा है, वेरी गुड, शाबाश। अरे भाई 3rd हाउस पराक्रम का स्थान है, उस लॉर्ड की, 3rd हाउस के लॉर्ड की या उसमें जो ग्रह बैठा है उसकी जब दशा चलेगी, वो 3rd हाउस एक्टिवेट होगा, तो वो तुमसे मेहनत तो करवाएगा ना। पराक्रम दिखाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है, कष्ट तो उठाने पड़ते हैं। बिल्कुल। ऐसे मैं सोता रहूंगा और हाँ मैं बहुत पराक्रमी हूँ, ऐसे नहीं होता। सेम इज विद 6th हाउस, वो तो तुम्हारा नौकरी का स्थान है, तुम्हारी जॉब उससे देखी जाती है। अब नौकरी में भी मेहनत तो करनी पड़ती है ना, प्रमोशन ऐसे थोड़ी कोई देता है। लोग चाहते हैं बैठे बैठे आराम मिल जाए, लोग चाहते हैं आराम से प्रमोशन हो जाए। 6th हाउस तुम्हारा शत्रु का भी स्थान है। बिल्कुल। शत्रुओं को अगर टैकल करना है तो कष्ट तो उठाने पड़ेंगे, बरोबर ना। तो सो ये जो है ना कि इनके ग्रह, इनके लॉर्ड्स की या इनमें जो ग्रह बैठे, इनकी जब दशा चलेगी तब ये तुम्हारा मतलब बेड़ा गर्क ही कर देंगे, तो ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, इससे मुझे एक और चीज याद आई। देखिए, ये इस तरीके से जो पढ़ाया जाता है ना, इसमें होता क्या है
गलत कॉन्सेप्ट बहुत फैलते हैं। हाँ। अब एक तो सबसे मेन इसमें एक पॉइंट ये है कि आजकल के, उसमें आप और मैं भी आ गए, आजकल के 98% एस्ट्रोलॉजर्स को संस्कृत का नॉलेज है नहीं, प्रॉपर नॉलेज नहीं है। थोड़ा सा कुछ मतलब कुछ पढ़ गए, फिर अपने हिसाब से कुछ ये करके गलत इंटरप्रिटेशन करके वो बातें रख देते हैं। एंड पिछले 15-20 सालों में पर्टिकुलरली जो लिटरेचर बना है ना, मॉडर्न लिटरेचर एस्ट्रोलॉजी का, वो ऐसे ही बना हुआ है। तो अब देखो, अब तुम्हारे फंडामेंटल से अगर सही नहीं होंगे तो तुम्हारे प्रेडिक्शन आएंगे क्या? नहीं ना। बिल्कुल, वो बताया जाता है जैसे शनि और चंद्र साथ में है तो विष योग बन गया और उस आदमी के लाइफ में विष ही घुल जाता है। अब देखो, ये विष भूल जाना, ये विष योग नहीं। अब अच्छा, अब उसको विष योग क्यों कहा है? इसके पीछे लॉजिकल रीजन है। विष, खाली उसका विष योग नाम पढ़ के उसको विष योग मतलब अरे ये तो पॉइजन है, इसकी तो लाइफ ही खराब है, ये बोलना बहुत गलत है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, देखिए विष योग तो ठीक है, नाम तो दिया है विष योग, लेकिन वो क्यों है? इसमें तत्वों का रोल है। ओके, इसमें तत्वों का रोल है। अच्छा, ये तो मानते हो शनि चंद्र कॉम्बिनेशन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस लाता है, मेंटल डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन वगैरह, ये योग जो है ये शनि चंद्र का कॉम्बिनेशन लाता है। क्यों? चंद्र है तुम्हारा माइंड का कारक, वो है जल तत्व का ग्रह, वो एक सौम्य ग्रह है, वो सात्विक ग्रह है, बरोबर। चंद्र रात्रि में प्रकाश देने वाला एक ग्रह है, एक ऑब्जेक्ट है जो प्रकाश देता है रात्रि में, एक्सेप्ट अमावस्या। बिल्कुल। शनि क्या है? शनि तमोगुण का ग्रह है, अंधेरे का कारक है। शनि क्रूर है, शनि तामसिक है, शनि वायु तत्व का है। ओके। इंटेंस वायु कैरी करने वाला शनि चंद्र के साथ आ गया। इमेजिन करो एक ग्लास में एक बॉल है मेरे सामने, उसमें मैंने पानी भरा हुआ है और मैं जोर से यहाँ पे कुछ ऐसे पंखा या ऐसे ब्लोअर चालू करता हूँ कि एकदम स्पीड से हवा जा रही है, पानी के साथ क्या होगा? फैल जाएगा, डिस्टर्बेंस होंगे, अजीब वो एकदम ऐसे इरेगुलर पैटर्न में वो उसमें वेव्स क्रिएट हो जाएंगे, पैटर्न्स क्रिएट हो जाएंगे पानी पर। यानी बाय डिफॉल्ट जो शांत था उसमें खलबली मच गई। तो इसलिए शनि चंद्र कॉम्बिनेशन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस लाता है। इसमें तत्वों का रोल है कि एक वायु और एक जल इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो भी जल तत्व सॉफ्ट है क्योंकि चंद्र है वो सात्विक है और जल तत्व सॉफ्ट है, वायु तत्व एकदम स्ट्रांग है। ये शायद तक हमारे व्यूअर्स को पहली बार किसी ने लॉजिकली समझा होगा कि इसे विष योग क्यों बोलते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि वो विष लेके जहर घोल देता है। डायरेक्टली विष लेके ऐसे मत करो कि वो पॉइजन लेके बैठा है या उसकी जिंदगी में पॉइजन ही पॉइजन नहीं, उसकी जिंदगी में मतलब इस इमोशनल डिस्टर्बेंस इस कदर से होंगे। और अगेन इस शनि चंद्र के कॉम्बिनेशन पर अगर और डिस्टर्बिंग तत्वों का अगर इफेक्ट आ गया ना, जैसे ग्रहों की जो एस्पेक्ट होते हैं, दृष्टि, संपूर्ण दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें भी तत्व ही रोल प्ले करते हैं। यहाँ तक इनफैक्ट हर ग्रह के जो कहा, जब वो बोला जाता है ना कि ये ग्रह इस राशि में है तो इस तरीके से रिजल्ट देगा, उसमें भी वो ग्रह का तत्व, उसका गुण बाय डिफॉल्ट वो क्या है, वो सत्वगुण है, तमोगुण है, उसका तत्व क्या है, और उस राशि का तत्व, इसका इंटरेक्शन कैसे होगा, इसका विचार करके ही वो रिजल्ट्स बताए हैं। बिल्कुल। सिर्फ मतलब विष योग वगैरह ऐसे। हाँ, बोलो। इसके अलावा जो हमारा कोर्स में रहेगा और डिटेलिंग में हम लोग और क्या क्या चीज स्टडी करेंगे इसमें? और हम डिटेलिंग में जब हम एक बार हमने तत्व पढ़ लिए तो हम पहले तो सबके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके बाद इसलिए वो तत्व जो है या वो ग्रह है वो ऐसे क्यों है ये हम देखेंगे। उसके बाद हम इन तत्वों की इंटरकम्पैटिबिलिटी वो भी स्टडी करेंगे। एक बेसिक तो पॉडकास्ट में मैंने एंड रिजल्ट तो मैंने बताया, लेकिन वैसा क्यों है वो हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। और वो भी जब तत्वों के कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको बिल्कुल वो समझ आ जाएगी, चीज एकदम क्लियर होगी। और इसके बाद हम जंप करेंगे सबसे पहले कुंडली मिलन पर। ओके। उसमें हम देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल जो एक गुण देख के जो मैच मेकिंग किया जाता है वो किस बेसिस पे है, वो जो 36 गुण है जो 8 कैटेगरीज के मिला करके बनते हैं, वो कैसे बने हैं, उसमें से कितना एप्लीकेबल है, कितना एप्लीकेबल नहीं है, ये भी हम देखेंगे। उसमें से 17-18 गुण से एप्लीकेबल नहीं है, ये भी मैं बताता हूँ। तो रियल में पता चलेगा फिर एक्चुअल में कुंडली एनालिसिस मतलब मैच मेकिंग तत्व के बेस पर कैसे की जाती है। बिल्कुल। अगर ऐसे कोई बिल्कुल जिसको एस्ट्रोलॉजी की फील्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो इंटरेस्टेड है इसको सीखने में, तो क्या ऐसा पर्सन ये वाला कोर्स में एनरोल करके सीख सकता है? 110% सीख सकता है, क्योंकि ये जो 5 तत्व है ना, ये पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले 5 तत्व है। तो ये एस्ट्रोलॉजी का बेस है, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ इसमें ना, ये एस्ट्रोलॉजी का बेस है और सारी जो मोडालिटीज है ना वो इसी पे बनी है। ओके। जैसे अच्छा मतलब क्योंकि तो जिसको बिल्कुल भी किसी ने अगर पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर पढ़ना चाहता है
तो प्लीज जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल स्क्रैच से, जीरो से स्टार्ट करके हम इसमें सीखेंगे सारी चीजें, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा, एंड ऐसी चीजें समझाऊंगा कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। उसके बाद ना आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये भी बताता हूँ, उसके बाद आपको जो एक मतलब पर्टिकुलरली वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो एक चीज कही जाती है कि इतनी सारी चीजें कैसे याद रखेंगे, फिर ये तो बहुत डिफिकल्ट है। एक बार आप तत्वों का इंटरप्ले अगर समझ गए ना सही से, तो आपको रटने की जरूरत नहीं, आप खुद बताओगे इसमें ये रिजल्ट होगा। लॉजिकल थिंकिंग से। जैसे शनि चंद्र विष योग का आज तक क्या चल रहा था मार्केट में, आज मैंने बताया, तो आपको लॉजिक उसके पीछे समझा। या जो न्यूमरोलॉजी में भी 2-8 कॉम्बिनेशन, 2-8-4 कॉम्बिनेशन इमोशनल डिस्टर्बेंसेस लाता है, वो क्यों लाता है? या शनि चंद्र कॉम्बिनेशन इंसान को माइंड स्टेबल नहीं रखेगा, वो क्यों? अब लॉजिक समझा कि क्या है तत्वों का रोल, क्या है? चीज क्लियर हो रही है कि तत्वास से जो हम लोगों ने न्यूमरोलॉजी में जो नंबर के कंपेटिबिलिटी सीखी है, तो वो तत्वास में से क्लियर हो रहा है। बिल्कुल, कि 1 and 9 कंपेटेबल क्यों है, बिल्कुल, या 2-8 वाला कॉम्बिनेशन जो है वो स्ट्रेस क्यों देता है, ओवर थिंकिंग क्यों देता है, वो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। बिल्कुल। एक हमारा लास्ट ये वाला कोर्स कभी आ रहा है एंड लोग कैसे एनरोल करें? ओके, तो ठीक है। सो इसका ये कोर्स जो हम करेंगे, इसका मेरा नोट्स वगैरह जो मैं सब में प्रॉपरली मेरा 50% से ज्यादा बना के हो चुका है। बीच जो है ये हम अप्रैल के 3rd वीक में हम लॉन्च करेंगे। ठीक है, अप्रैल के 3rd वीक में हम लोग लॉन्च करेंगे। तो बिल्कुल जैसे राइजिंग वाइब्स जो मेरा और रसिक का हमारा एक साथ हमने बनाया है ये प्लेटफॉर्म, तो राइजिंग वाइब्स के इंस्टा पेज पे या व्हाट्सएप चैनल पे भी हम इसका पब्लिकली पोस्ट कर देंगे। और डिवाइन ग्रह जो मेरा अपना मैंने भी खुद अलग से जो स्टार्ट किया है प्लेटफॉर्म, उसका भी मेरा वेबसाइट का ही काम अभी फाइनल स्टेज में आया है। तो वो वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा और उस कोर्स का एडवर्टाइजमेंट हम पब्लिश कर देंगे डिवाइन ग्रह के इंस्टा पेज पे, सोशल मीडिया पे भी, और राइजिंग वाइब्स के इंस्टा पेज पे, सोशल मीडिया पर भी। तो डिवाइन ग्रह के वेबसाइट पे आपको जाके कोर्स सेक्शन में जाकर के आपको कोर्स का एनरोल करके वहां पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो जो हमारे व्यूअर्स जो इंटरेस्टेड है इस कोर्स को सीखने के लिए, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप यतिन से कभी भी आप कंसर्न उनका मतलब उनसे आप बातचीत करके आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं आपको। बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं और बताना भूल गया, कुंडली मिलन इसके ये होने के बाद में हम जस्ट जो मैंने कहा कि जैसे रिलोकेट करना है तो कौन सी प्लेस पे करे, या करियर चूज करना है तो कौन सा करियर चूज करे सुटेबल रहेगा। हाँ, एजुकेशन में वाइज किस फील्ड में इसको अच्छी ये मतलब इसको अच्छी गति है, ये अच्छे से कर पाएगा। बिल्कुल, ये सारी चीजें भी हम तत्वों से सीखेंगे। या जैसे घर लेना है, कौन से फ्लोर पे लूं, मुझे 2-3 अलग अलग पसंद आए फ्लैट्स, तो मैं कौन से फ्लोर पे लूं, ये भी सारी चीजें तत्वों से कैसी देखने मतलब एनालिसिस करना, ये भी हम सीखेंगे इसमें। उसका बेसिक हम लोग कुछ एक एग्जांपल कि जैसे कोई अगर वायु तत्व वाला पर्सन है तो उसे कौन से फ्लोर पर घर लेना चाहिए? 10 माले से ऊपर, लेकिन प्रोवाइडेड बिल्डिंग में 2 लिफ्ट्स हो। बिल्कुल, क्योंकि वायु तत्व है, ये एयर मतलब स्पेस में एयर है, उसको ऊपर वाली चीजें ज्यादा सूट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी तरीके से लॉजिकल स्टडी हम लोग इस कोर्स में देखेंगे एंड यतिन को इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो जरूर यतिन से कांटेक्ट करके जल्द से जल्द इसमें एनरोलमेंट ले। एंड यतिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने तत्वास के बेस पर एस्ट्रोलॉजिकल का जो थिंकिंग है, जो ज्यादातर हम लोग आजकल पॉडकास्ट है उस पर देखते हैं कि कुछ भी आकर कुछ भी बोल के जाते हैं और पब्लिक में डर फैलाते हैं कि अगर ये कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में है तो आपका सत्यानाश ही होना है, बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। तो इस पर हम लोग को आज हमारा पॉडकास्ट है, ये मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स में बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेकर आएगा कि जस्ट बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन आप कोई प्रिडिक्शन नहीं दे सकते, आपको ओवरऑल कुंडली स्टडी करनी पड़ती है, उसमें ओवरऑल तत्वास क्या है, कॉम्बिनेशंस क्या है एंड वो कैसे काम करेंगे, वो चीजें हम लोग को इसमें पता चलती। बिल्कुल। अच्छा, इसका मैं एक चीज एक थोड़ा लास्ट पार्ट में मैं एक जो आपने अभी पॉइंट बताया ना कि जैसे आजकल कुछ भी सोशल मीडिया पे कुछ भी बोला जाता है, ये जाता है, तो देखिए आजकल कैसा होता है ना, कुछ तो सनसनीखेज बात किए बिना फॉलोअर्स बढ़ते नहीं, मिलते नहीं है। तो मैं कितना कुछ अलग बात कर लूं कि बाबा मुझे मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो ये चक्कर में लोग कुछ भी बोलेंगे। अब जैसे एक चीज है कि किसी का शुक्र और गुरु अच्छा साथ में बैठे हो तो पत्नी हमेशा साथ रहती है। अपन ने डिवोर्स वाली कुंडली स्टडी करी थी ना, बिल्कुल, जिसमें लड़की बिल्कुल भी कंसिडरेट नहीं थी। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक कॉम्बिनेशन को देख के, एक ग्रह को देख के आप टोटल प्रेडिक्शन टोटलिटी में नहीं दे सकते। इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है ना, वो कब पड़ता है मैं बताता हूँ। जैसे अलग अलग मोडालिटीज है, अभी जैसे ये भी चीजें बहुत चलती है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, BNN एस्ट्रोलॉजी, भृगु नंदी नाड़ी अपना, KP है, नाड़ी है। अब
BNN सिखाने वाले अपने कोर्सेज में बोलते हैं BNN इज द मोस्ट एक्यूरेट, वैदिक से भी ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन। मैंने ऐसी कुंडलियां देखी जहाँ पे BNN के कॉम्बिनेशंस जो थे वो बन के बिना वो बंदा अलग ही फील्ड में गया है। मतलब क्योंकि देखिए या अगेन जैसे केपी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होते हैं, कई सारे का क्या कहना है कि बस जो हम करते हो सही है, मैं BNN कर रहा हूँ तो सिर्फ BNN से, मैं केपी कर रहा हूँ तो सिर्फ केपी से, मैं नाड़ी कर रहा हूँ तो सिर्फ नाड़ी से, मैं वैदिक कर रहा हूँ तो सिर्फ वैदिक से। मैं एक चीज ना बहुत ओपनली बोलता हूँ, जो सिर्फ वैदिक कर रहा है और केपी BNN नाड़ी की बुराई कर रहा है, जो सिर्फ केपी कर रहा है वैदिक और BNN की बुराई कर रहा है, या जो BNN कर रहा है केपी नाड़ी की बुराई कर रहा है, सेम चीज टू नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं केपी या वैदिक या BNN की बुराई करते हैं। समझ जाना, नाचना आवे आंगन टेढ़ा, इसको ये चीज आती ही नहीं है, इसके लिए अपना क्या बोलते हैं इनकेपेबिलिटी या अपना अज्ञान छुपाने के लिए ये बुराई कर रहा है। सोर ग्रेप्स की कहानी तो पढ़ी है कि जब वो सीआर को वो ग्रेप्स मिलते नहीं है तो बोलते हैं ग्रेप्स तो खट्टे थे, अच्छा नहीं मिले मुझे। बिल्कुल, कोई भी एक ही मॉडलिटी से सारी चीजें नहीं दी जाती, इसलिए हमारे सेशंस में जब हम लोग कुंडली एनालिसिस करते हैं तो मल्टीपल मॉडलिटीज लगाने के बाद ही हम लोग रिजल्ट बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए मैंने कहा ना, मैंने शुरू में भी एक चीज कही थी कि मॉडलिटीज में कंपैरिजन और उसमें फिर कंपटीशन ऐसा ये करने से अच्छा है कि आप उन मॉडलिटीज को ब्लेंड करो। यस, उसका ब्लेंड करना आपको अगर आ गया ना तो उस वक्त जो कटिंग एज मिलता है ना प्रेडिक्शन को, वो अनपैरेलल होता है। यस, डार्क एक्यूरेट प्रेडिक्शंस रहती है, डार्क एक्यूरेट प्रेडिक्शंस होते हैं। अब जैसे अभी जैसे एक मतलब सी अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मॉडलिटीज, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू, अभी जैसे मैंने खुद भी BNN किया हुआ है, केपी का मेरा खुद का सेल्फ स्टडी थोड़ा थोड़ा चालू है, जितना जैसे जैसे टाइम मिल रहा है मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ। हो सकता है फ्यूचर में अगर मुझे लगा तो मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ूंगा। वैसे केपी एंड नाड़ी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल मॉडलिटीज एक चीज ये है कि वैदिक का जो डेप्थ है ना, उतना डेप्थ किसी दूसरी मॉडलिटी में है नहीं। ऑफ कोर्स मैं इसमें डीमिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स वरना मैं पढ़ता नहीं कुछ, जैसा मैंने पहले बोला कि मैं कंपेयर मतलब ऐसे नीचा नहीं दिखा रहा किसी को, या मैं बुराई नहीं कर रहा। लेकिन अब जैसे BNN की बात अगर हम लोग करें तो BNN में कैसा होता है, हम लोग क्या देखते हैं, ट्राइन्स देखते हैं, आगे पीछे वाले यानी 2-12 कॉम्बिनेशन देखते हैं, और 1-7 कॉम्बिनेशन सामने वाले। अब 1-7 कॉम्बिनेशन क्या है, संपूर्ण दृष्टि। 2-12 कॉम्बिनेशन द्विर्वार्षिक योग है, क्योंकि एक दूसरे से सेकंड और 12th हाउसेस में होते हैं वो प्लैनेट्स। ट्राइन क्या है, नवपंचम योग है, क्योंकि जैसे मेष लग्न की कुंडली तो फर्स्ट हाउस 5th हाउस मेष सिंह धनु, मेष से लेके 9th हाउस में आएगी धनु राशि, 9th हाउस से 5th हाउस में आएगी मेष राशि, तो मेष और धनु कनेक्ट हो गए, नवपंचम योग। सिमिलरली मेष एंड सिंह राशि भी नवपंचम में कनेक्टेड है, सिंह एंड धनु भी नवपंचम में कनेक्टेड है। तो तीनों जब मतलब देखो A इज कनेक्टेड टू B इज कनेक्टेड टू C, सो अल्टीमेटली A इज कनेक्टेड टू C, एंड फिर तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो BNN का ट्राइन है वो यही है। बिल्कुल, यानी मतलब और अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशंस के जो रिजल्ट्स है ना, ये वही ग्रहों के इंटरेक्शंस के रिजल्ट्स है जो हम तत्वों से सीखेंगे। इसलिए हमारे व्यूअर्स को ये वाला कोर्स में जरूर एनरोलमेंट करवाना चाहिए। एंड अगेन मैं एस्ट्रोलॉजी में समझना है। बिल्कुल, एंड मैं एक चीज में फिर से कहूंगा कि प्लीज इसको किसी गलत वे में मत लेना, कोई भी व्यूअर हो इसको किसी गलत वे में मत लेना। मैं किसी भी मॉडलिटी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। आई ऑलवेज इंसिस्ट ऑन ब्लेंडिंग डिफरेंट मॉडलिटीज। यस, तो हमारा बेसिक जो राइजिंग वाइब्स का प्लेटफॉर्म है उसका यही कहना है कि आप 3-4-5 मॉडलिटीज को मिलाकर फिर आप फलादेश दो। कोई भी कुंडली अगर आपके पास आती है, आप सिर्फ एक ही चीज को देखकर या एक ही कॉम्बिनेशन को देख के, हम लोग वो करते ही नहीं है। पहली बात हम लोग जब 4-5 चीजें लगाकर देखते हैं तब जाकर हम लोग प्रेडिक्शंस देते हैं, इसलिए वो प्रेडिक्शंस एक्यूरेट निकलती है। वैसे ही चीज होती है। अच्छा, अब मैं एक जैसे बता दूं कि जैसे मैंने बोला कि मेरा केपी का मेरा खुद का अपना मैं सेल्फ स्टडी में कर रहा हूँ केपी का। मेरे ख्याल से नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में भी BTR करते हैं ना, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हैं, केपी में भी रहता है, किया जाता है। अब एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे ना ट्रैवल में मेरा केपी एस्ट्रोलॉजर से बात हुई, ऐसे सहयात्री बाजू में बैठा था तो ऐसे बात हो गई, क्योंकि मैं फोन पे कुंडली देख रहा था। तो उसने मुझसे पूछा कि आप कौन सा मतलब वैदिक है, केपी आप क्या कर रहे हो? तो मैं बोला मैं वैदिक से देख रहा हूँ। तो उसने बोला कि वो केपी मतलब एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिस करता है। तो वो बताने लगा कि वैदिक से नहीं, केपी से एक्यूरेसी आती है, ऐसा वगैरह ऐसे। तो डिस्कशन जो चला तो उसमें मैंने उसको पूछा कि अच्छा आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जो आप करते हो केपी में, तो हाँ बोला केपी का तो एकदम बेस्ट फीचर है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, वो वैदिक में है नहीं। तो मैंने उनको समझाया कि आपको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्यों करना पड़ा। जैसे किसी कुंडली में अगर आपने किया केपी में एनालिसिस आपका करते हुए, तो मतलब क्योंकि उसके इसमें ग्रह का जो मतलब प्लैनेट का जो हाउसेस वगैरह का वो जो दिख रहा था चार्ट में, तो वो जो था लेकिन एक्चुअल रिजल्ट मिल रहा था वो कुछ और मिल रहा था। सो हमने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया, तब जाके मुझे वो सही मिला। तो मैंने उसको वो कुंडली मैंने एनालिसिस बोला कि क्या कैन यू शो मी, आपके मोबाइल में है क्या? तो उसने दिखाया।
मैंने बिना बीटीआर के टाइम पे तत्वों के हिसाब से मैंने उसका एनालिसिस करके दिया, जो कि बिल्कुल सही मैच हो रहा था, कर रहा था। तो देन ही वाज लाइक कि नहीं, ये तो किसी ने हमें बताया नहीं कभी, मतलब किसी को मालूम ही नहीं है। सो ऑफकोर्स बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ये फीचर है, वो केपी एस्ट्रोलॉजी में, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ना एक ये लिमिटेशन है, ये इनोवेटिव फीचर नहीं, वो करना पड़ता है। वो इसलिए करना पड़ता है कि जैसे उसमें अगर एक प्लैनेट में अगर पॉजिटिव हाउसेस सारे क्लिक हो रहे हैं कस्प चार्ट से अपने, लेकिन एक्चुअल उसके टाइप में वो करंट की दशा में चैलेंजेस अगर आ रहे हैं, तो फिर हमें वहाँ पे बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करना पड़ता है। जैसे किसी के जॉब में हो, करियर में हो, एजुकेशन में हो, चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसमें हमें करना पड़ता है। हाँ, तो वैसे केसेस में हमें बीटीआर करना पड़ता है ऑफ कोर्स, कि वो हमारी जरूरत बन जाती है, वो हमारी मजबूरी बन जाती है कि हमें करना पड़ता है। लेकिन जैसे मान के चलो, मैंने कल को किसी के एजुकेशन के इसके लिए मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने उसको रीडिंग उसको बता दिया, लेकिन मुझे एज ए एस्ट्रोलॉजर मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो बीटीआर मैंने किया हुआ है वो उसके बाकी एस्पेक्ट को लेकर के मैच हो रहा है क्या हो रहा है। वरना कई बार क्या होता है कि जैसे एजुकेशन का क्वेश्चन है या जॉब का क्वेश्चन, तो उसके लिए बीटीआर करके मैं ये तो बता देता हूँ, लेकिन मैरिज को लेकर के, फैमिली लाइफ को लेकर के वो बीटीआर से फिर क्लिक होने वाले हाउसेस फिर अलग बन जाते हैं, या कस्पल लॉर्ड्स जो आ जाते हैं वो अलग बन जाते हैं, जो कि टैली नहीं कर सकते। ये चीजें मतलब सिर्फ एक चीज में बीटीआर वो टैली हो रहा है, जो क्वेश्चन के लिए क्लाइंट आया है करो, आई एम नॉट सेइंग नो, क्योंकि इफ यू आर डूइंग इट विद केपी और नाड़ी आपको करना पड़ेगा, लेकिन आपको एट द सेम टाइम बाकी एस्पेक्ट को लेकर भी वो अप्लाई करके वो क्रॉस चेक करना पड़ेगा। एंड मैक्सिमम केपी एस्ट्रोलॉजर्स जो है ना वो ये चीज करते नहीं है। वरना मतलब ये फनी चीज तो मेरे साथ भी कल को हो सकती है ना, कि जैसे मेरे पास आया, ठीक है, मैंने केपी से या नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से मैंने उसका बीटीआर करके मैंने रीडिंग दे दिया उसको जॉब के लिए। 2 साल के बाद वो मेरे पास मैरिज के लिए आएगा, मैं बोला हाँ ठीक है, इसका बीटीआर का टाइम ये था, अरे इसको तो शादी हो जाना चाहिए था अभी तक, इसको तो लड़की बहुत अच्छी, इसका तो मैरिज में बहुत अच्छा चलना चाहिए था, अब क्यों नहीं हो रहा, मैं फिर से बीटीआर करूंगा, मतलब मैं जॉब के लिए अलग बीटीआर कर रहा हूँ, मैं मैरिज के लिए अलग बीटीआर कर रहा हूँ, ये चीज तो नहीं चलेगी ना। मतलब उसे बीटीआर करना ही नहीं आता। एग्जैक्टली, इन शॉर्ट ये हो गया। बिल्कुल, इसमें स्किल लगता है, बहुत सालों का प्रैक्टिस लगता है, बिल्कुल स्किल लगता है, प्रैक्टिस लगता है, स्किल लगता है। एंड एक चीज जो मैंने कर दिया वो सही नहीं भाई, बस 2-3 लोगों से जो ज्यादा एक्सपीरियंस है उनसे क्रॉस वेरीफाई कराओ, उसमें कोई हार्म नहीं है। बिल्कुल। देखो एस्ट्रोलॉजी, एंड एक और चीज मैं बताता हूँ, देखो एस्ट्रोलॉजी ना क्लास करके मतलब क्या बोलते हैं, क्लास में सीखने का सब्जेक्ट नहीं है, आपको ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एनालिसिस करना, हर एक कुंडली प्रैक्टिकल एनालिसिस करना वो इंपॉर्टेंट है। मतलब क्लास में ना, कोर्स में या क्लास में आपको एक डायरेक्शन मिलती है, लेकिन डेवलपमेंट लेकिन खुद करना पड़ता है। यस। अब तत्वास का स्टडी करने के बाद में ना, अभी जैसे जो ग्रहों के योग, ग्रह योग होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, क्या रिजल्ट्स होते हैं, ये भी सारा चीज है, लेकिन मुझे तत्वास मुझे इतना पसंद आया ना कि मैं अभी तक उसी में हूँ, मेरा दूसरा कुछ सीखने का मन ही नहीं कर रहा। आगे चल के हम लोग ये नाड़ी और तत्वास को मिक्स करके, उसको ब्लेंड करके बिल्कुल इस पर रिसर्च करेंगे। और मतलब अभी जैसे तत्व सीखने के बाद में ना, राह चलते सामने से, आपके सामने कोई आदमी अगर बैठा है या चल फिर रहा है, जैसे किसी आप सपोज शॉप में गए, शॉप में कुछ खरीदने के लिए, वहां पे बाकी भी कोई लोग आ चुके हैं ऐसे, उसके एक्शन देख के, उसके मूवमेंट्स देख के आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये किस तत्व का है, इसकी कुंडली किस तत्व की होगी। ट्रस्ट में 90% एक्यूरेसी है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। ये कुछ यूनिक ही चीज है जो हमारे व्यूअर्स सीख सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी प्लेटफॉर्म पर ना ये सिखाया गया है, इस पर कोई चर्चाएं हुई है, ना कोई पॉडकास्ट बने, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म से तक पहला ऐसा चीज लेकर आ रहा है जो बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड बहुत ज्यादा एक्यूरेट है। सही बात है। सो पंचतत्वाद से फिर आगे डीप जाकर के वैदिक एस्ट्रोलॉजी, देन बीएनएन, देन केपी या नाड़ी, एंड इसके साथ में न्यूमरोलॉजी, इतने सारे टूल्स अब जिधर है उधर पे प्रेडिक्शंस की एक्यूरेसी क्या होगी। ये हम लोग करते आ रहे हैं एंड आगे भी करेंगे। बिल्कुल। तो यतिन जी, हम लोग अलविदा लेते हैं, एंड जो भी लोग इंटरेस्टेड है इस कोर्स में एनरोलमेंट लेकर इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, तो यतिन जी से दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल करवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूनिक मॉडल की है ये, एंड इसमें आपको बिल्कुल डिटेल में सारे कंसेप्ट सिखाए जाएंगे, एंड जो आपके जो बिल्कुल भ्रांतियाँ जो फैलाई गई है एस्ट्रोलॉजी में, उसमें आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कौन सी चीज सही है, या ये जो कॉम्बिनेशंस बताए जाते हैं, राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए तो आपका काल सर्प दोष लग गया, वो वाली क्लैरिटी मिल जाएगी एक्चुअल में ये कुछ होता भी है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम लोग नहीं एंड करते, एंड फिर नेक्स्ट उसमें हम लोग कुछ और नए टॉपिक्स लेकर आएंगे, कुछ नए विषयों पर चर्चा करेंगे। नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगा ये सारी चीजें डिस्कस करके, क्योंकि जैसे
जैसे आपने मतलब शुरुआत में भी कहा, अभी भी कहा कि पंच तत्वास को लेकर के जो पंचमहाभूत है हमारे, उन मतलब वो बेस है, जो मैंने भी कहा कि वो बेस है एस्ट्रोलॉजी का। सिर्फ डायरेक्टली कुंडली डाल दी जाती है सामने एंड ये ग्रह, ये हाउस, ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं होती। फंडामेंटल पहले फंडामेंटल पढ़ो। जिस चीज से सारा ब्रह्मांड डेवलप हुआ है ना, वो चीज इफेक्ट करती ही है। सो एंड एक बार आपने तत्वस पढ़ लिया ना, ट्रस्ट मी, ग्रहों के किस राशि में कौन सा ग्रह क्या रिजल्ट देगा ना, ये आप खुद बता सकते हो। जैसे वैसे कि हमने वो डिवोर्स की कुंडली देखी थी, शुक्र गुरु कॉम्बिनेशन 7th हाउस में, मस्त एकदम। जो बताया क्या, कोई सोच नहीं सकता था कि इस बंदे का डाइवोर्स होगा, बट वो हुआ। वो जब मैंने उसको नाड़ी में लगाया, तब मुझे वो क्लियरली समझ में आया कि ऐसा क्यों। बिल्कुल। उसमें अगर हम लोग तत्वास से देखेंगे तो वो ही कहानी तत्वास में भी समझ में आ रही है, तत्वास में भी सामने आई। तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीजें एक दूसरे को बिल्कुल प्रूव करती। बिल्कुल। तो यतिन जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ अलग टॉपिक के साथ। एंड जरूर हमारे व्यूअर्स जरूर इस कोर्स को सीखें एंड बेसिक्स अपने क्लियर करें। एंड बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी होता क्या है, वो एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी होता क्या है। बिल्कुल। एंड एक बार आपने तत्वस पढ़ लिए ना, आप एस्ट्रोलॉजी की कोई भी मोडालिटी पढ़ो, आपको सारी चीजें डिटेल में इन डिटेल क्लियर होगी कि ये है तो ये ऐसा क्यों है। बिल्कुल।